आज की एनिमे सीरीज उस टीम की कहानी है जिसका हर एक मेंबर एक दूसरे के लिए जीने मरने को तैयार होता है। वो सभी एक अनोखी गेम का हिस्सा है, पर एक दिन क्वेस्ट पूरा करते वक्त उनमें से एक लड़की की मौत हो जाती है। लेकिन उसकी मौत का मातम उसके दोस्त असली दुनिया में मनाते हैं और किसी तरह उसे भुला देते हैं। लेकिन जब 6 साल बाद दोबारा उसे गेम में वो एंट्री लेते हैं तो अपनी उस साथी को जिंदा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, जिसकी मौत उन्होंने अपनी आंखों से 6 साल पहले होते हुए देखी थी। और ये बात उनके दिल को झंझोर कर रख देती है। तो आइए इस अनोखी गेम और कहानी के बारे में और जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक मार्केट से, जहाँ कुछ दोस्त आपस में किसी क्वेस्ट के बारे में बात करते नजर आते हैं। उन्हें तभी खबर मिलती है कि कैलमेटी मॉन्स्टर क्वेस्ट को कोई दूसरी पार्टी पूरा करने पहुंच चुकी है। कैलमेटी ड्रैगन को आज तक सिर्फ एक ही बार हराया गया है, जो करिश्मा स्लाइट लाइटनिंग ग्लेड में किया था, और उस बार भी आधे लोगों की मौत हुई थी। क्योंकि अगर यहाँ तुम अपनी एचपी गवाते हो तो समझो गेम खत्म, और क्वेस्ट में मारने के मतलब है असली दुनिया में भी उनका काम तमाम समझो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर किस टीम की इतनी हिम्मत है जो सीधे इस क्वेस्ट को पूरा करके निकल पड़ी। उनका लीडर हरुतो अपनी स्किल से ऐसे कई मॉन्स्टर को धूल चटा चुका है, और यही नहीं, उनका वाइस लीडर भी कुछ कम नहीं है। उसकी डिवाइन शक्तियों के सामने अच्छे फीके पड़ जाते हैं। उनकी अगली साथी तत्सुकी को क्वीन ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि वो हर एलिमेंट की ताकत से दुश्मन की धज्जियां उड़ाना जानती है। और साथ ही इनकी साथियों में शेप शिफ्टर, ड्रीम मेजर, एक एम्पैथ भी है। और सातवीं साथी असाई के पास सबसे खास स्किल है, जिससे वो फ्यूचर को परख कर उसे पलट सकती है। इस टीम के बारे में कई घटनाएं मशहूर हैं। हरुतो अपने अगले वार से उस ड्रैगन का काम तमाम कर डालता है, और इस तरह उनकी टीम एक शानदार टीम है जिसका नाम है साबूरो। पर असल जिंदगी में ये लोग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। असाई सबको नए क्वेस्ट मिस्ट्री ऑफ डार्कनेस के बारे में बताती है। शायद उसे आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। ऑलिव को लगता है कि बाकी टीम के लीडर में वो बात नहीं है जो उनके लीडर में है। पर असाई के हिसाब से किसी को बॉस को निशाना बनाना कोई समझदारी नहीं है। तत्पुरी बताते कि इस क्वेस्ट को पूरा करना तो दूर, आज तक किसी ने कोशिश भी नहीं की है। पर लगता है तत्पुरी को असाई की बातें कुछ खास रास नहीं आई। ताकानोरी ने कहा कि पिछली टीम बॉस तक तो पहुंची, पर 10 सेकंड भी टिक नहीं पाई। हरुतो के लिए एक नया चैलेंज है, जो काम कोई नहीं कर पाया उसे वो लोग करके दिखाएंगे। असाई के कहने पर ताकानोरी भी राजी हो जाता है। अब सब राजी हैं तो नाजोमी भी तैयार है। तत्सुकी को लगता है कि उसके मैजिक के बिना वो लोग कुछ ही नहीं कर पाएंगे। असाई और नाजोमी को बात करते देख क्लाइव बीच में छलांग मार देता है। असाई बताते कि कल पूल में नाजोमी को चोट लगी और वो डूबते डूबते बची। तत्सुकी हरुतो के पास जाती है और बड़े शर्माते हुए उसे एक अंगूठी देती है। ये उसकी तरफ से एक दोस्त के लिए तोहफा है। मन ही मन में हरुतो को पसंद करती है, पर दिखाती नहीं। बदले में हरुतो भी उसे कुछ देना चाहता है। अशी उन्हें देखकर कहती कि वो हमेशा साबूरो टीम को इसी तरह एक साथ देखना चाहती है, पर क्लाइव जल्दी ही उनसे बिछड़ने वाला है, जिससे ताकानोरी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लगता है सब तैयार है। सभी अपना दोस्ती का मंत्र बोलते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद सारुसुकी देखते कि हरुतो और असाई कहीं गायब है। उसने काफी देर से उन्हें नहीं देखा। वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, और तभी उन दोनों को एक साथ देखकर चौंक जाती है। असाई ने हरुतो से एक वादा किया और एक अंगूठी पहनाने को कहा। तत्सुकी काफी देर तक इसी अधेड़ बन में रहती है। उसका चिड़चिड़ापन साफ देखा जा सकता है। सभी साथी बड़ी बहादुरी और टीम वर्क से दुश्मनों को छुट्टी करते हैं, जिसमें असाई की काफी मदद है, क्योंकि उसी ने फ्यूचर देखकर दुश्मनों का ठिकाना बताया था। क्लाइव के लिए तो ये एक चीटिंग है। असाई ने कभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गलत काम करने के लिए नहीं किया। हरुतो को उस पर पूरा भरोसा है। अब बारी है बॉस को ढूंढ निकालने की। अगली पल एक भूकंप के साथ बॉस उनके सामने आ खड़ा होता है, जो एक पोर्गोटोरियो है। आज तक उसे कोई नहीं हरा पाया, पर हरुतो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक बॉस के हमले ने उनकी चकनाचूर कर दिया। ताकानोरी अपना ब्रेकर इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता है। तात्सुकी अपने एलिमेंट पूरा करने के लिए क्लाइव की मदद चाहती है। हरुतो नाजुमी को एक बर्ड का आह्वान करने को कहता है। सभी के सभी हमले एक साथ बॉस के ऊपर किए गए। हरुतो अपना लायन क्लॉ लेकर आगे बढ़ा। वहीं नाजुमी के बर्ड भी तैयार है। नाजुमी को बचाने के लिए हरुतो अपनी जान खतरे में डाल देता है, पर उसे बचाने के लिए जैसे ही असाई आगे आती है, उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। असली दुनिया में हरुतो असाई से बात करने की पूरी कोशिश करता है। ताकानोरी असाई की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हरुतो को ही समझता है। असाई का जवाब न मिलने पर सभी दोस्त उसके घर आ पहुंचते हैं, जहां वो उसकी डेड बॉडी को अपनी आंखों से देखते हैं। तहकीकात करने के लिए पुलिस भी वहां मौजूद है। सभी को उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक लगा। बाहर हरुतो को खड़ा देख ताकानोरी असाई की मौत के लिए हरुतो को खुद का कोसता है। हरुतो के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाता। इसी तरह 6 साल बीत जाते हैं। हरुतो के दोस्त ने उसे कुछ दोस्तों के साथ अपने यहाँ बुलाया है, एक रियूनियन के लिए, पर अब उसका इंटरेस्ट इन चीजों में नहीं रहा। बाहर आकर वो अपनी छोटी बहन को देखते हैं, जो उसे देर तक सोने के लिए ताना मारती है। उनकी मॉम इस वक्त शॉपिंग के लिए गई है। हरुतो न्यूज पर भी रियूनियन के बारे में सुनकर हैरान हो जाता है। वो उसी गेम के बारे में देखते हैं जो हरुतो और उसके साथी 6 साल पहले खेला करते थे। इस गेम में जो भी अच्छा करेगा उसे फिल्मोरा इंडस्ट्री अपना एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट चुनेगी।
जिससे वो स्कॉलरशिप अब्रॉड पढ़ने वाली अपॉर्चुनिटी को खोल पाएगा। ये रियूनियन हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होने वाली, जिसके पास सेंस होगी सिर्फ वही उसका फायदा उठा पाएगा। सेंस चेक करने के लिए सबसे पहले पार्टी टेस्ट करेगी। इतना सुनते ही हरुतो नाश्ता छोड़कर फिर से खुद को कमरे में जियाद कर लेता है। आज असही को गए हुए 6 साल हो चुके हैं। हरुतो दिल पर पत्थर रखकर इस रियूनियन के लिए हाँ कर ही देता है और सेंस का पता लगते ही हरुतो फिर से एक बार एंट्री लेता है उसी गेम में। अब उसका लेवल फिर से 0 हो चुका है। इस बार उसके कुछ दोस्त भी उसके साथ हैं, जो खुद को पैनिका समझते हैं। वो गेम के लिए चुने जाने के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड हैं, पर उनका लालच सिर्फ फिल्म हो रहा है। कुछ देर बाद वो तीनों एक गुफा में पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि खेलते हुए उन्हें अभी 2 महीने ही हुए हैं। अगर वो गिल्ड के मेंबर बन चुके हैं तो उन्हें हरुतो की मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी उसे लीड करना पड़ेगा। हरुतो अपनी तलवार निकालकर एक ही बार में मॉन्स्टर की ऐसी तैसी कर डालता है। तभी कुछ अलग उसे महसूस हुआ। अगली पल गुफा टनल में बदल गई। पहले तो हरुतो ने ऐसा कभी नहीं देखा, पर उसे अब भी मॉन्स्टर की गंध महसूस हो रही है। आखिरी कमरे में उसकी नजर एक बक्से पर पड़ती है। वो चाहते हैं कि हरुतो लीडर होने के नाते उसे खोले, और जैसे ही उसने वो खोला उसने वो देखा जिसने उसकी रूह को हिलाकर रख दिया। उस बक्से में से असाई बाहर आई। तो जिंदा देखकर जैसे हरुतो के पैरों तले जमीन सरक गई। असाई बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है, जैसे वो हमेशा से उसके साथ ही थी। हरुतो को लगा कि ये सिर्फ एक असाई का प्रतिबिंब है। उसने कहा कि वो असाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो 6 साल पहले ही मर चुकी है। हरुतो उसे भीड़ से दूर ले जाता है। असाई नहीं जानती कि उसका बर्ताव के पीछे कितना बड़ा सच है। उसने असाई से पूछा कि वो कहाँ से आई है और 6 सालों तक कहाँ थी। और असाई कहती वो तो कल स्कूल गई थी। वो और नजुमी के साथ उसने काफी मजे किए। यही बात उसने क्लाइव से भी कही थी। जब हरुतो ने उससे साल के बारे में पूछा तो असाई ने 2034 बताया, पर असल में तो 2040 में है, जैसा उसका अकाउंट भी दिखा रहा है। असाई लॉग आउट भी नहीं कर पा रही, जबकि हरुतो के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसका बर्ताव देखकर तो पता लग रहा है कि वो असाई ही है। चेक करने पर पता लगता है कि असाई तो गेम में रजिस्टर्ड ही नहीं थी और हरुतो से बाकी साथियों के बारे में पूछती है, पर चीजें अब वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। उसकी बातें सुनकर असाई उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी असाई को कब्जे में लेने के लिए वहाँ एक बाहुबली आ खड़ा होता है, जिसका नाम लियोन विक्स है। अब वो एक कच्चा नींबू नहीं रहा। लियोन विक्स असाई की प्रोफेट आर्ट को इस्तेमाल कर ताकतवर बनना चाहता है। असाई को अब भी लगता है कि साबुरो टीम उसकी खातिया खड़ी कर देगी। उसे भरोसा है कि हरुतो हर बार की तरह एक ही ब्लो में काम तमाम कर डालेगा, पर अब वाले हरुतो में वो बात कहाँ। हालांकि वो मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है, पर असाई की एबिलिटी उसके काम आती है और वो दोनों लेनोविस से बचने में कामयाब होते हैं। असाई को आज भी हरुतो से किया हुआ वादा याद है। लियोन विच उन्हें गुलाम बनाकर रखने की सोच रहा है, लेकिन अचानक उनका तीसरा काबिल साथी ताकानोरी आकर अपना जलवा पेश करता है। वो आते ही अपने जैसे कोई नमूने बनाकर लेनोविच को पूरी तरह निशानावर कर देता है। अब इस हालत में अपने दोनों हाथों को लड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ताकानोरी असाई को फिर से देखकर काफी खुश है। असाई भी उसे देखकर काफी एक्साइटेड है। अब तीनों बिछड़े दोस्त एक बार फिर से एक होने के लिए तैयार हैं, पर असल में तो ताकानोरी ने हरुतो को अभी तक माफ ही नहीं किया है। असाई उसकी इस नाराजगी के पीछे का कारण नहीं जानती। वो हमेशा से सबको एक साथ देखना चाहती है। वो समझ नहीं पा रही कि उसके दोनों दोस्त एक दूसरे से इतने नाराज क्यों हैं। अगर हरुतो टीम में नहीं रहेगा तो असाई भी साथ में नहीं आने वाली। जो भी हो, ताकानोरी असाई को चाहता तो है, पर उतनी ही नफरत वो हरुतो से भी करता है। उसके जाने के बाद हरुतो असाई को समझाने की कोशिश करता है कि कुछ साल पहले सब कुछ बदल गया था। जब से उनकी टीम आखिरी क्वेस्ट हारी, तब से लेकर आज तक हरुतो ने अपनी किसी भी साथी से बात ही नहीं करी। असाई साबुरो टीम को फिर से एक साथ लाकर चलने का फैसला करती है और उसे लगता है कि सभी वापस आने के लिए आसानी से मान जाएंगे। उस दिन घर आकर भी नारुतो आज वाली असाई में पुरानी असाई को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसकी बहन बताती कि उससे मिलने कोई खास मेहमान आया है, जो है उनकी टीम की एक मेंबर सात्सुकी। उसे देखकर हारुतो से ज्यादा एक्साइटेड उसकी बहन दिख रही है। हारुतो ने उसे उन दोनों को अकेला छोड़ने के लिए कहा। इसके बाद वो दोनों कमरे में आ जाते हैं और हारुतो उसे वापस आने के लिए धन्यवाद करता है, क्योंकि वो हमेशा से उसके लिए खड़ी होती आई है। सात्सुकी ने कभी नहीं सोचा था कि हारुतो गेम में कभी वापस लौटेगा, पर उसने कल ही उसे रियूनियन का गेट के बाहर देखा है। सात्सुकी ने उससे कनेक्ट करने की कोशिश की, पर उससे पहले कि वो गेम से बाहर हो गया और उसकी बात अधूरी रह गई। शायद उसने नहीं देखा कि हारुतो के साथ कौन था। असाई के बारे में सुनते ही उसकी हालत भी हारुतो जैसी हो गई। हारुतो ने फिलहाल असाई को एक होटल में रुकने के लिए कहा है, पर अब उसने सोचा है कि वो कभी अब गेम में नहीं लौटेगा। असाई का ध्यान रखने के लिए ताकानोरी वहाँ पर है। हारुतो अब पहले जैसा नहीं रहा, अब उसे गेम से कड़ी नफरत होने लगी है। हारुतो जल्दी अपनी आईडी भी बंद करवा देगा, जिससे वो अपनी सारी खराब यादों को मिटाने में मदद मिलेगी। सात्सुकी कहती कि वो अपने दोस्त को इतनी आसानी से कैसे भूल सकता है। कमरे से कोई आवाज न आते देख हारुतो की बहन ने कुछ और ही सोच लिया, पर तभी सात्सुकी रूम से बाहर आई और तेजी से अपने घर के लिए निकल गई। अगले दिन सात्सुकी भी असाई से मिलती है और उसे देखकर हैरान हो जाती है।
असई को सात्सुकी कुछ बदली बदली लगी। आखिर उन्हें मिले 6 साल हो चुके हैं पर असई अभी तक नहीं बदली। जब सात्सुकी ने कहा कि तुम तो मर चुकी थी तो असई उसे भी मजाक करने के लिए मना करते हैं क्योंकि ये गंदा मजाक वो भी नहीं झेल सकती। सात्सुकी ने असई से उसकी आखिरी मेमोरी के बारे में पूछा तो उसने वही बताया जो उसके मरने से ठीक पहले हुआ था। उसने हारुतो की जान बचाई। उस दिन वो उस दुनिया से चल बसी। सिर्फ यही नहीं, उसके सभी दोस्तों ने असली दुनिया में भी उसका जनाजा उठाया हुआ देखा। सात्सुकी को लगता है कि अगर असई लॉग आउट नहीं कर पा रही इसका मतलब यह उसका असली रूप नहीं है। उसके ये शब्द असई को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं पर सात्सुकी भी मजबूर है। वो फिर से एक बार उस दर्द को नहीं सहना चाहती जो उसने 6 साल पहले सहा था। उस दिन असई की लाश देखने के बाद उसे कई दिनों तक बुरे सपने आते रहे और आज असई उसकी आंखों के ठीक सामने खड़ी है। इसकी क्या गारंटी है कि वो हमेशा उनका साथ निभाएगी? अगर सिर्फ वो एक गेम का बग निकली तो किसी भी पल वहाँ से गायब हो सकती है। असई इतना सुनने के बाद भी अपने मरने की बात को लेकर यकीन मानने को तैयार नहीं है और उसी बीच दोनों तरफ से उन्हें कुछ गुंडे घेर लेते हैं जो असई की प्रॉफिट आर्ट के भूखे हैं। शायद उन्हें सत्सुकी की क्षमता का अंदाजा नहीं। जहाँ कुछ लोग सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं वहीं सत्सुकी की क्षमता उनसे कई गुना ज्यादा और सोच से भी परे है। अब यहाँ से वापस जाना लगभग नामुमकिन है। अच्छा होगा कि वो सब सीधे असली दुनिया में लौट जाएं। सात्सुकी ने फ्लेम ऑफ एटर्नल डोमिनो का इस्तेमाल कर उन गुंडों को जलाकर राख कर दिया जिसके बाद वो एक के बाद एक एलिमेंट से उनकी हालत खराब करती रही। हारुतो ने कहा कि सात्सुकी अभी तक उतनी ही निर्दयी है। फिर वो सब बेस की ओर चलने का फैसला करते हैं। वहीं दुश्मन सेना की हार देखकर उनकी महारानी एक और बार असई को पकड़ने का प्लान बनाती है। वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते। उसकी ये बात सुनते ही ताकानारी वहाँ आकर उसकी गर्दन पर अपनी धारदार तलवार रख देता है और उन्हें धमकी देता है अगर उन्होंने अक्षय को एक खरोच भी पहुंचाई तो वो उन्हें काटकर पकौड़ों की तरह तल देगा। अब हार मानने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। बेस पर वापस आने पर उनकी पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं। हारुतो की नजर उस अंगूठी पर पड़ती है जो उसे सत्सुकी ने बड़े प्यार से पहनने के लिए दी थी। हारुतो ने वो आज तक रिक्वेस्ट के लिए बचा कर रखी थी। असई टेबल के नीचे कुछ ढूंढने की कोशिश करती है और सात्सुकी की उसकी सांस फिर से बहस देखकर हारुतो वहाँ से निकलने में बेहतर समझता है। जब वो एक तालाब के किनारे पर आकर कुछ सवाल करने लगता है तो एक आवाज उसके कानों में पड़ती है और एक परछाई उसके सामने आ खड़ी होती है जिसका नाम इलिशिया है। वो हमला करने नहीं आई है। इलिशिया एक एम्पैथ है जो हर एक इंसान की सोच को पढ़ सकती है। उसकी काबिलियत भी असई से कम नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि असई सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि बेजान चीजों को भी भविष्य देख सकती है। असई की काबिलियत इस दुनिया की 6 सबसे काबिल सेंसेस में से एक है। एलिशिया ने कहा कि उसकी सेंसेस को कुछ लोग चुराकर जगाना चाहते हैं और उसके साथियों को असई की सुरक्षा करने की जरूरत है। और इतना कहकर एलिशिया फिर से लौट जाती है। उसने जाते हुए हारुतो को अपने पास से लड़ने का संदेश दिया और वहीं सत्सुकी और असई अभी भी एक दूसरे से मुंहजोरी करने में लगी हैं। सत्सुकी को लगता है कि अक्षय का नया रूप सिर्फ उसका बचा हुआ डाटा है। आखिर अपनी प्यारी दोस्त से वो ऐसा कैसे कह सकती है? एक बार बोलने से पहले वो सोचती नहीं है पर इन 6 सालों में काफी कुछ बदल चुका है और सबसे ज्यादा बदलाव आया है हारुतो में। अक्षय की मौत के बाद हारुतो सिर्फ एक बेजान पुतला बनकर रह गया था। उसने अपने आप को खो दिया और अपने इमोशन से लड़ते हुए ना जाने कब वो अपने अतीत को भुला बैठा। अक्षय को उससे दूर रहना ही बेहतर है। अक्षय खुद को कितना भी जिंदा साबित करने की कोशिश करने पर असलियत में तो उसका प्रॉफिट आर्ट इस्तेमाल करना भी नामुमकिन है। इसका मतलब साफ है कि उसके पास एक जिंदा शरीर ही है ही नहीं। अक्षय ने कहा कि अगर वो वहाँ होती तो हारुतो की कभी इस तरह अकेला नहीं छोड़ती। ये सुनकर सत्सुकी और भी ज्यादा भड़क जाती है। तभी हारुतो आकर उन्हें चुप कराता है और अगर बदला है तो किसी के जाने से नहीं बदला। इतना कहकर हारुतो बाहर आ जाता है। आज शहर का मौसम बड़ा बेईमान है और कभी भी ओले पड़ सकते हैं इसलिए सबको अंदर रहने की सलाह दी जाती है। पर सत्सुकी उस खराब मौसम में हारुतो से माफी मांगने उसके घर आ पहुंचती है। वो उसे कुछ और भी बताना चाहती है। उसने कहा कि उसे असाई से कोई खास नफरत नहीं। अगर वो आज भी जिंदा होते तो भी उनके बीच की ये नोकझोंक चलती रहती। पर कल की बहस ऐसा लगता तो नहीं। हारुतो ने उससे जानना चाहा कि क्या असाई अभी भी जिंदा है। उसने कहा कि वो एक बार और उससे मिलेगा, इस बार जीत कर दिखाएगी। हारुतो समझा नहीं कि आखिर इसमें जीतने की क्या बात है। सत्सुकी ने बड़ी चालाकी से बात को जलेबी की तरह घुमाकर लट्टू की तरह घुमाकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। उसने हारुतो को एक अंगूठी दिखाई जो उसने पिछले 6 सालों से संभाल कर रखी हुई है। बचपन में उन लोगों ने एक जैसी अंगूठी खरीदकर सुबारू टीम को एक सिंबल दिया था। पर जब हारुतो ने उस रिंग को ध्यान से देखा तो पुरानी यादों ने उसे टटोला, जिसके बाद वो भागकर असाई की कब्र के पास पहुंचा और वहाँ खोदने लगा। वहाँ भी उसने वही ऐसी रिंग मिली। दरअसल असाई असलियत में रिंग्स को बदलना चाहती थी का उन्हें कभी मौका नहीं मिला। सत्सुकी को लगा कि शायद यही उनका प्रॉमिस रहा होगा, लेकिन जो उसने देखा वो कुछ और ही था जिसके बारे में हारुतो ने किसी से जिक्र नहीं किया। उसे याद है कि वो असाई के साथ मिलकर कई मुश्किलों को सुलझाया करते थे। जब भी कहीं कोई मुसीबत आई तो सुबारू ने उसका मिलकर सामना किया। जो भी हो, हारुतो असाई की मदद करना चाहता है। एक और बार रियूनियन होकर रहेगा।
तभी सत्सुकी की नजर असई की कब्र के पास रखे फ्लावर्स की ओर गई। ये वही फ्लावर्स है जो उसे काफी पसंद थे। कोई करीबी इन्हें यहाँ रख कर गया होगा, जो कोई और नहीं बल्कि ताकानोरी है। अगले दिन सुबारू टीम मिलकर मुसीबतों का सामना करती है, पर सत्सुकी ने 1 घंटा देर से आने का मैसेज किया है। अचानक एक पेड़ अशाई और असरुतो के पीछा करने लगता है और आगे जाकर अशाई उसकी जकड़ में होती है। जैसे ही हरुतो से मारने वाला होता तो अशाई उससे पहले उसे अपनी गन से गायब कर देती है और एक तालाब में जा गिरती है। जब हरुतो से ढूंढते हुए नीचे आया तो उसने देखा कि अशाई ठीक है और उसने पेड़ को एक ड्रॉप में बदल दिया। लेकिन एक चीज पर उसने ध्यान नहीं दिया कि अशाई ने अपने कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं। अशाई को लगता है कि वो अभी भी बच्चे हैं और साथ में कंफर्टेबल हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आवाजें आती हैं और उनकी नजर से बचाने के लिए हरुतो अशाई को कवर कर लेता है। इन्हीं शरारतों के बीच अशाई को अपनी मॉम की याद आ जाती है। वो बस अपने पेरेंट्स से असल में मिलना चाहती है, पर मजबूरी में लॉग आउट न कर पाने की वजह से अशाई खुशी खुशी बयान करने की कोशिश करती है। हरुतो जानता है कि अशाई अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही है। वो उसे कल की बात के लिए गले लगाकर सॉरी कहता है। वो उसकी मदद के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। सत्सुकी इस वक्त अपने घर पर अपनी पिछली यादों में खोई हुई है। शायद वो अशाई और हरुतो को एक साथ अब ज्यादा देर तक नहीं देख सकती। जब हरुतो ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी जान बचाई थी तो वो सत्सुकी के लिए एक बहुत ही खास दिन था। हरुतो की मदद से अशाई अपनी पार्टी रिंग को एक बार फिर जेले जैसा करवा लेती है, जिससे उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई पड़ती है। पता नहीं वो अभी तक रिंग्स को कलेक्ट करने में क्यों बिजी है। अशाई असल में उस रिंग को हरुतो को पहनाना चाहती है, लेकिन हरुतो उसे ही वापस वो रिंग पहना देता है, जिसके बाद वो सत्सुकी से मिलने चल देते हैं। अशाई को अपनी नई रिंग दिखाए के बिना चैन नहीं पड़ता। सत्सुकी को वो अंगूठी भाग गई। अशाई ने जैसे ही वो डिजाइन देखा उसे बिना टाइम गवाए उसे अंगूठी में बदल कर दिया। पर जब सत्सुकी को पता चला कि हरुतो ने ये उसे पहनाई है तो उसका चेहरा देखने लायक था। उसने सोचा कि हरुतो उससे रिंग पहनाकर भी इतना कैजुअल बिहेव कर सकता है। सत्सुकी ने अशाई से वो डिजाइन ले लिया और रॉकेट की तरह लॉन्च हो गई। और जब कुछ देर बाद वापस आई तो उसने भी सेम अंगूठी उसे दिखाई। हरुतो ने सोचा कि उसे इतनी भी जल्दी क्या थी रिंग बनवाने की, पर अशाई के लिए तो वो एक अच्छी खबर है, क्योंकि वो सुबारू को फिर से तैयार करने में अपना पहला कदम रख चुकी है। वैसे तो सत्सुकी चाहती कि हरुतो उसे रिंग पहनाए, पर अशाई के सामने उसको कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। चलो कम से कम अशाई तो खुश है। फिर वो तीनों साथी उसे कैसल में आ पहुंचते हैं, जहाँ अशाई की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। अशाई खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है और इस बार हरुतो उसे दूर कर देता है। पर अभी भी उनके 3 साथी कम हैं। क्लाइव और नाजोमी के बारे में तो उनके पास कोई सबूत ही नहीं है, और अगर वो मिल भी गए तो किसको मालूम वो दोनों वापस रीयूनियन ज्वाइन करेंगे भी या नहीं। हरुतो अशाई से अपने बच्चे कुछ एक दिमाग पर जोर डालने के लिए कहता है, क्योंकि शायद उसे कुछ पता हो। पर कुछ पलों बाद उन्हें समझ आता है कि दिमाग पर जोर डालने से कोई फायदा नहीं। सत्सुकी भी इस जगह अब और नहीं रुकना चाहती। तभी अशाई को आभास होता है कि उन तीनों के अलावा वहाँ कोई और भी है, पर हरुतो की फाइटिंग सेंस उसे कुछ नहीं बता रही। फिर उनकी नजर एलिशिया पर पड़ती है, जो मैजिक से एक गेट के अंदर चली आती है और वहीं से एक बड़ा सा दानव बाहर आता है जिसका नाम प्रोगाट्रियो है। सत्सुकी को जादू करने के लिए पहले से इस कमरे में बाहर निकलना होगा। अशाई को यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि वो लाल आंखें उसने पहली बार देखी हैं। भागने के सारे रास्ते बंद होने की वजह से अब उन्हें प्रोगाट्रियो का सामना करना होगा। अशाई कहते हैं कि हम लड़ेंगे और उससे पूरा भरोसा है कि वो जीत भी जाएंगे। हमला शुरू होते ही ये तो साफ हो जाता है कि अगर वो मरे तो खेल यहीं खत्म हो जाएगा, पर बिना लड़े तो बिल्कुल नहीं। सत्सुकी ने अपना हर एलिमेंट की पावर को रियूनाइट कर लिया, इसके बावजूद वो दुश्मन का बाल विवाह का नहीं कर पाई। उसने सत्सुकी का एक पैर फ्रीज कर दिया। अशाई बड़ी ही बहादुरी से अपने दोस्तों की डाल बनकर खड़ी हो गई और हरुतो को मारना करने पर उसने अपना वादा याद दिलाया। जब अशाई की एक वेंडी बुलेट छत पर लगी थी तो कैसल का बड़ा पत्थर टूटकर मॉन्स्टर पर गिर पड़ा। तभी हरुतो की नजर पार्टी रिंग पर पड़ती है, जिसे देखते ही हरुतो को अशाई का वादा याद आ जाता है, जब उसने हरुतो को हर पल साथ देने की कसम खाई थी और अपनी जान बचाने का भी प्रॉमिस लिया था। किसी तरह हरुतो उस रिंग को पहनकर खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार से लियोंडियाज अटैक कर प्रोटोगारियो की हालत खराब कर देता है, जिसके बाद उसने ऐसी वेव्स पैदा की जिन्होंने उनकी जीत को पक्का कर दिया। ताकि हरुतो की ताकत वापस आ चुकी है। अशाई ने तो ये सब पहले ही देख लिया था। वो जानते थे कि हरुतो किसी से हार ही नहीं सकता। अब सत्सुकी ने मान लिया कि अशाई और उसका प्रॉफिट आर्ट खरे सोने की तरह असली है, और आशा है कि जल्दी वो लोग लॉग आउट करके असली दुनिया में भी जा पाएंगे। ये तो सिर्फ उनके रियूनियन की शुरुआत है। बाहर आकर वो तीनों अंगड़ाई लेते हुए बाकी के साथियों को वापस लाने का नक्की करते हैं, पर क्लाइव और नाजोमी को वापस लाने के लिए उन्हें पहले ताकानोरी को ढूंढना होगा। अशाई तो उसे मनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, जैसे वो छोटे बच्चे की तरह उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा। सत्सुकी ने देखा कि हरुतो की कॉलर से एक लाल कांच से टुकड़ा गिरा। शायद ये बॉस से लड़ते वक्त उस टाइम टूट गया होगा। अशाई अचानक बेचैनी महसूस करती है। उसकी पुरानी यादें उसे अंदर ही अंदर झोंक रही होती हैं। अशाई ने जो देखा वो उसे पिछले 6 सालों की याद हो सकती है।
अक्षय को बस ऐसा लगा, पर इसका पता तो लगाना ही होगा। हारुतो नहीं चाहता कि अक्षय इस वक्त अपने दिमाग पर जोर डाले, जो भी होगा देखा जाएगा। होटल में वापस आकर जब वो देखते हैं तो सभी उन्हें घूरते हुए उनके बारे में बातें करना रहे होते हैं। रूम में पहुंचते ही सात्सुकी का फ्लावर अक्षय अंदर की खबर देने लगता है, जो उन्हें बताता है कि लोग उनकी और बॉस के बीच हुई झड़प के बारे में बातें बना रहे हैं और पुगटारियो के बारे में अफवाह काफी तेजी से फैल रही है, वो भी सिर्फ 2 घंटों में। यही लियोन विथ के साथ भी यही हुआ था। शायद कोई है जो ये सब कारनामे छुपा कर रहा है, पर फिलहाल पहला काम ये है कि कैसे असाई के लिए लॉग आउट किया जाए। शायद जो असाई ने सपना देखा उससे कुछ मदद मिल सके, पर असाई को नहीं लगता कि इसका रियूनियन से कुछ लेना देना है। यूं ना मिल पाने का रीजन उनकी टीम का एक साथ ना होना भी है, इसलिए उन्हें जल्दी हो सके अपनी टीम को इकट्ठा करना होगा। हारुतो को शक है कि इतनी मेहनत के बाद भी कहीं क्लाइव और नाजोमी मना ना कर दे, पर सत्सुकी को एक तरीका मालूम है। उसका कोई जानने वाला एलिमेंट्स का यूज करके कोई जरूरी हिंट दे सकता है। पर रास्ते में उन्होंने कुछ लोगों को जान बचाकर भागते हुए देखा, जो साउदर्न क्रॉस से होकर आ रहे हैं। साउदर्न क्रॉस का नाम सुनते ही हारुतो को कुछ याद आता है। काफी सारे गिल्ड्स उससे खुद को बचा पाए हैं। ताकानोरी को इल्यूमिनाती उनमें से एक है। खबरी तक बाद में पहुंचेंगे, पहले जान बचाकर यहाँ से निकलना होगा। पर अगले पल उनके सामने साउदर्न क्रॉस का लीडर लोटस आ खड़ा होता है, जो सही को यही छोड़कर उन्हें जाने की सलाह देता है। जब सत्सुकी ने आसमान का रास्ते भागने का सोचा तो उनके पास हवा में कुछ तीर आकर लगते हैं। हजारों गिल्ड मेंबर के बीच जाना लगभग नामुमकिन है। जैसे लिटोस ने सुबारू को अस्तित्व खत्म करने की बात कही, बिल्ली सोसाइटी नाम की एक और पार्टी वहां आ खड़ी हुई, जिसके बॉस अंगुलस भी लगता है कि असाई के पीछे है। एंगुलस नहीं चाहता कि वो यहाँ युद्ध भूमि जैसा माहौल बना दे, इसलिए लेटोस को मुंह फेर कर अपनी सेना को वापस ले जाना पड़ता है। असल में एंगुलस सेकंड लीडर है, वो सुबारू के साथ दूसरों जैसा बर्ताव नहीं करना चाहता। उसने कहा कि क्यों ना सुबारू के सभी प्लेयर्स उसके साथ आ जाए, और वो तो जानना चाहता है कि उन्हें दोस्त बनाने के बारे में क्यों सोच रहा है। एंगुलस कहता है कि उन सभी का अस्तित्व इस दुनिया के भले के लिए बहुत जरूरी है, खासकर असाई का। ये तो साफ है कि जो भी शक्तिशाली बनना चाहता है वो इसका विरोध जरूर करेगा। एंगुलस खुद को बला दिखाने के लिए असाई की सुरक्षित रखने की बात करता है, पर असाई इतनी आसानी से अपने सुबारू को कैसे छोड़ दे। अब उन्होंने खुद लड़ने के साथ रहने का फैसला कर लिया है। उन्होंने किसी भूले भटके की सलाह की जरूरत नहीं। एंगुलस जबरदस्ती नहीं करना चाहता। जाते जाते वो कहता है कि असाई का होने एक जोकर कार्ड के होने के बराबर है, जिससे होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, और ना होने से दुनिया का बैलेंस जरूर बिगड़ने वाला है। वही एलिशियन की सब पर अपनी नजर बनाए हुए थी। ताकानोरी साउदर्न सोसाइटी पर जैसे गिल्ड्स के बारे में पल पल की खबर रखता है। वो किसी को असाई को हाथ तक नहीं लगाने देगा। असली दुनिया में सत्सुकी और हारुतो मिलने का प्लान करते हैं। अगर वो सच में रियूनियन करने वाले हैं तो उन्हें मशीन की सख्त जरूरत पड़ने वाली है, वो भी लेटेस्ट। सत्सुकी का खराब मूड देखकर हारुतो साथ में लंच पर चलने की बात करता है। उसने क्लाइव की पुरानी एड्रेस पर मेल तो किया है, पर यह एक इनवैलिड मेल आईडी है। उसके मिलने और ना मिलने के 50% चांसेस हैं। नाजोमी के बारे में बात करते करते उनका लंच भी आ गया। जब सत्सुकी छोटी थी तो उसका सपना था कि वो जी भर के केक खा सके। हारुतो असाई की याद करने लगता है, क्योंकि उसका सपना एक व्हिप्ड क्रीम एक पहाड़ पर चढ़ना था। सत्सुकी के साथ होते हुए भी हारुतो उसी की चिंता में डूबा है। काश वो भी उनके साथ यहाँ आकर एंजॉय कर पाती। हारुतो ने गेम के सेंटर पर बात तो की है, क्योंकि पुलिस के पास जाकर वो तो खुद को और भी फंसा लेंगे और वो उनकी बात सुनेंगे भी नहीं। सत्सुकी को लगा कि क्यों ना असाई के पेरेंट्स से बात की जाए, पर उन्हें अगर कुछ बताया तो वो गेम में आने की जिद करने लगेंगे। आज तक सत्सुकी के बारे में उन्हें इतनी चिंता नहीं की, पर हारुतो केयरलेस होने की एक्टिंग नहीं कर सकता। इतना ज्यादा इग्नोर्ड महसूस करने के बाद सत्सुकी उठकर वहां से चली जाती है। आज हारुतो भी होटल पर काफी लेट आया है। लगता है सत्सुकी अभी तक उससे नाराज है। हारुतो चाहता है कि वो उसे उसी जगह पर ले जाए जो असाई के सपने में आई थी, शायद वहाँ कुछ मिल सके। सत्सुकी को लगता है तो नहीं, जो जगह उसने देखी वो असली भी है या नहीं। तभी असाई को टावर ऑफ हेवन याद आता है, जहाँ उसने प्रॉफिट आर्ट का सबसे पहला इस्तेमाल किया था। सत्सुकी अभी भी कहीं खोई हुई है। कुछ ही देर में तीनों दोस्त टावर ऑफ हेवन पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक और 2 सर वाले ईगल का सामना करना पड़ता है। असाई ने काफी दिनों बाद सत्सुकी के टैलेंट की तारीफ की। हालांकि उसकी सेंस पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, पर उस वक्त वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती थी। आगे बढ़ते हुए असाई बताते कि लास्ट स्टेज करीब ही है, पर लगता है कि यहाँ होते हुए भी सत्सुकी कहीं और ही खोई हुई है। दरअसल वो हारुतो से अभी तक नाराज है। अंदर आते ही घुसपैठिया समझकर कुछ रोबोट्स उन्हें रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका खात्मा असाई काफी आराम से कर डालती है। पर अभी तो सिर्फ एक राउंड पूरा हुआ है। आखिरी बार इसी फॉग ने उन्हें काफी तंग किया था।
शायद सत्सुकी इसे हटा सके, लेकिन पहले उसे कोई बचाए क्योंकि उसका पैर किसी ने जकड़कर फ्रीज कर दिया। उसकी हालत देखकर हारुतो का गुस्सा दुगना हो गया और उसने उस रोबोट को प्लास्टिक की तरह काट डाला। इस बार उन तीनों ने ही इस क्वेस्ट को पूरा कर दिखाया। सत्सुकी कहती कि अगर तुम दोनों अकेले ही आगे बढ़ सकते हो तो तुम मेरी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो टॉप पर पहुंचकर नजारों का मजा लेते हुए नजर आए। ऐसे में सत्सुकी को अकेले छोड़ना ठीक नहीं। असाई ने देखा कि वो लाल पत्थर उठाकर खुद ही उसके ट्रेजर में आ गया है, जिसे उसने होटल में ही छोड़ दिया था। अचानक ताकानोरी आकर वो टुकड़े उनसे छीन लेता है और कहता है कि ये लाल स्टोन खतरनाक हो सकता है। उसे लगा कि हारुतो ने जानकर इसे असाई की लिस्ट में ऐड किया। अब वो हारुतो पर उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता, जो खुद उसकी जान लेना चाहता है। ताकानोरी की बातें सुनकर हारुतो फिर पीछे नहीं हटने वाला। शायद इसी मौके का ताकानोरी को इंतजार था। वो नहीं चाहते कि उन्हें के बीच कोई तीसरा टांग अड़ाए। ताकानोरी कहता कि अपने सेंसेस से उसने पता लगा लिया कि वो असाई की गेम में फंस चुकी है और वो लोग आउट नहीं कर पा रही है। लेकिन एक सच्चा दोस्त होने के नाते ताकानोरी ने फैसला किया है कि वो हमेशा खुद को लॉग इन रखेगा और असाई का ध्यान रखेगा। लेकिन क्या हारुतो उसके लिए ये बलिदान देने के लिए तैयार है? हारुतो उससे पूछता कि क्या उसने असाई के बारे में कभी सोचा है, क्योंकि असाई को लॉग आउट करने से ज्यादा सबूरों को वापस खड़ा करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। ताकानोरी को अपने सेंसेस पे पूरा भरोसा है और उसे असाई की सुरक्षा के लिए किसी सबूरों की जरूरत नहीं। वो चाहता है कि हारुतो उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए और कभी अपना मनुष्य चेहरा उसे ना दिखाए। तभी उन दोनों की बहस हाथापाई में बदल जाती है। लेकिन उससे पहले सात्सुकी ने ताकानोरी की सेंसेस को तबाह कर डाला। असाई तो उसके मुंह पर बंदूक तान के खड़ी हो जाती है। अब उसे जो करना था वो कर चुका। ताकानोरी ने सोचा था कि कम से कम सात्सुकी तो उसके बारे में सोचेगी, पर अब वो काफी निराश महसूस कर रहा है। उसने जाते हुए कहा कि उसे क्लाइव और नाजुमी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। ताकानोरी के बाद सात्सुकी भी वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद ताकानोरी के ऑफिस में उसे एक लड़की के साथ दिखाया जाता है, जो कहती कि जब तक वो असाई के साथ देगा उसके दोस्त कभी उसका ऑफर नहीं मानेंगे। पर लैटन और एंगुलस का निशाना प्रॉफिट आर्ट है, ना कि असाई। साथ ही उनका मुकाबला हायर गिल्ड से भी है, जैसे नॉइजेस और हाइड्रे। ताकानोरी जानता है कि एक साथ इन सभी का सामना करना उनकी बस की बात नहीं। ऐसा तभी हो सकता है जब इल्यूमिनाटी साउदर्न क्रॉस और बिल सोसाइटी को हो जाए। तभी उन्हें खबर मिलती है कि एंगुलस और लिटोस उनके दरवाजे पर आ पहुंचे हैं। अब ताकानोरी को असाई की जगह जागना होगा। जिसके बाद हम सात्सुकी को हारुतो और असाई से छुपा कर भगाते हुए देखते हैं और वो ताकानोरी से टकरा जाती है, जो कहता है कि तुम भी अपराध के बराबर की भागीदार हो। पर ये सब सात्सुकी का एक सपना था। उस दिन असाई और हारुतो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसने कहा था कि आज वो लेट हो जाएगी और कल भी उसका स्वभाव कुछ बदला था। कुछ देर बाद वो बाहर निकल आते हैं, पर काफी सावधानी से, क्योंकि किसी भी पल खतरा कहीं से भी बढ़ सकता है। असाई की नजर एक टेलीपोर्टर पर पड़ती है, जिसकी मदद से वो नाचुई कॉन्टिनेंट के सबसे उत्तरी गांव में पहुंच जाते हैं, जहां काफी शांति है और एक हॉट स्प्रिंग भी है। हारुतो ने कहा कि वो यहाँ मजे करने नहीं आए हैं। वहाँ उन्हें एक लेडी किसी और क्लाइव के बारे में जानकारी देती है और नाजुमी नाम की कोई लड़की उनकी लिस्ट में नहीं है। बाकी के कॉन्टिनेंट्स पर उन्हें खुद ही जाकर छानबीन करनी पड़ेगी। स्प्रिंग का मजा लेते हुए असाई ने कहा कि क्यों ना हारुतो के वेपन के बारे में कुछ किया जाए, क्योंकि अब वो काफी पुराने हो चुके हैं। हारुतो के मन में अभी भी सात्सुकी की चिंता है, जो कुछ देर बाद उनके पास आ जाती है। असाई उससे उसके बदले स्वभाव के बारे में पूछते हैं। सात्सुकी बहाना बना देते कि उसे आजकल कुछ बुरे सपने आ रहे हैं, जो उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जिसके लिए वो माफी चाहते हैं। फिर वो तीनों एक धुंध वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ उड़ना तो दूर पर चलना भी मुश्किल है। जल्दी चलने के लिए उन्हें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। पर सात्सुकी का अकाउंट उसे वार्निंग देता है कि ये फॉग नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के बिछाए जान है। इनका निशाना इस वक्त उन तीनों पर ही है। शायद उनके आने से पहले किसी को आभास हो गया होगा। सात्सुकी को साउदर्न एम्पैथिकल एनर्जी परेशान कर रही है, उसे बेचैनी होने लगी है। तभी लिटोस उनके सामने आ खड़ा होता है, तो सात्सुकी को अपने लोगों के साथ घेर लेता है। उसने धुंध में एंगुलस के साथ मिलकर उन तीनों को अलग कर दिया, ताकि उनका काम और आसानी हो जाए। सात्सुकी सही है, सागोजी गिल्ड ने मिलकर उनके पकड़ने का प्लान बनाया है। एंगुलस ने कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए उन्होंने हाथ मिला लिए। जब हारुतो ने पूछा कि उन्होंने सात्सुकी और असाई को कहाँ रखा है, तो एंगुलस बताता कि हारुतो को उनके पास लेकर आए हैं। उसने ये भी कहा कि तीनों गिल्ड्स का समर्थन उनका कोई अपना कर रहा है। हारुतो समझ गया कि ताकानोरी के अलावा ऐसी घटिया हरकत और कौन कर सकता है। इल्यूमिनाटी ने असाई को घेर लिया और सात्सुकी लिटोस से एम्पैथ सेंस के बारे में पूछती है, जिसके बाद उसके हाथ ताकानोरी का कार्ड आता है। ताकानोरी के बिना उन्हें अलग करना तो दूर, बल्कि उनकी टीम का पता लगा पाना भी मुश्किल था। मैसेज खोलते ही ताकानोरी की आवाज आती है। वो माफी मांगते हुए कहता कि चीजें काफी अच्छी होती है अगर असाई इस दुनिया का हिस्सा कभी नहीं होती। असल दुनिया के ना होते हुए भी सात्सुकी ने हारुतो के साथ हाथ मिलाया। जब से वो यहाँ असाई से वापस मिला है, तो ताकानोरी के लिए असली दुनिया सिर्फ एक सपना बनकर रह गई है, जहाँ वो कभी लौटना नहीं चाहता।
ताकानोरी जानता है कि सात्सुकी असुई को दूर रखना चाहती है और वो तो हारुतो से नफरत करता ही है। और अब यही सही वक्त जब उन्हें अलग अलग दुनिया में अलग रहना चाहिए। लेटोस को लगता है कि अब तो सात्सुकी खुद को उसके हवाले कर देगी। सात्सुकी के मन में चिंताओं की बाढ़ आ जाती है। फिर वो बेल सोसाइटी पर हमला करते हुए कहते हैं कि उसके पास फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है। सात्सुकी जल्द से जल्द पीछा छुड़ाकर असाई और हारुतो के पास जाना चाहती है। वहीं हारुतो भी एंगुलस के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है। एंगुलस जानता है कि हारुतो के सामने अकेला नहीं कर सकता, पर उसने कहा कि क्यों ना हारुतो उससे हाथ मिला ले ताकि उसके साथ ही उसकी जान तो बख्श दे। इसके बाद एंगुलस की छाती में एलिशा की तीर आ लगती है। एलिशा का वो तीर पूरे साउदर्न क्रॉस के सेल्स को बर्बाद कर चुका है। अगले पल एलिशा ने सबको सील कर डाला और हारुतो से जाने को कहा क्योंकि असाई को उसकी जरूरत है। ऐसा ही तो बेचारी सिर्फ सबोरो को फिर से एक साथ करना चाहती थी। ताकानोरी को मानना है कि जो चीजें पहले थी वैसी वो लोग चाहकर भी नहीं कर सकते। असाई अब भी मानने को तैयार नहीं कि पूरे 6 साल बीत चुके हैं। जितना दुख उसे लॉग आउट ना कर पाने का है, उसे कई ज्यादा दुख असाई अपनी टीम को वापस लड़ते देखकर होता है। असाई उसे भी रियूनियन से जुड़ने के लिए कहती है, पर ताकानोरी अपनी गलत फहमियां मिटाना चाहता है, चाहे उसे ताकत का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। फिर वो दिल पर पत्थर रखकर असाई को बेहोश कर देता है, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि उसी के साथ उसकी जान के दुश्मन बन चुके हैं और ये सब एंगुलस का किया हुआ कराया है। उसकी एम्पैथ सेंस ने उसके साथियों पर कब्जा कर लिया है, पर सबोरो के मेंबर से उसका असर नहीं होने वाला। ताकानोरी के साथी आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और मौका देकर एक ईगल असाई को उठाकर ले जाता है। शहर में अनाउंसमेंट होते कि बेल सोसाइटी और साउदर्न क्रॉस अब एक हो चुकी है, जो आज की सबसे ताकतवर गिल्ड है क्योंकि उनके पास फ्यूचर देखने की शक्ति है। अब से हर कोई उन्हें डिवाइन गिल्ड के नाम से जानेगा। मतलब साफ है कि उन्होंने ताकानोरी के साथ धोखा किया है। हारुतो उनसे लड़ने के लिए प्लान तैयार करना चाहता है, पर डिवाइन गिल्ड अब उनसे 300 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हारुतो जानता है कि उनकी भूख असाई की प्रॉफिट आर्ट है और जब उन्हें वो हासिल होगी तो वो असाई को कचरे की तरह फेंक देंगे। और ऐसा हारुतो तब तक नहीं होने देगा जब तक उसकी सांस में सांस है। हारुतो ने सात्सुकी को साथ आने में मना कर दिया क्योंकि पहले ही उसकी आंखों में दांत दिख चुका है। अगर वो नाकाम हुआ तो सात्सुकी को ताकानोरी की मदद ले लेनी चाहिए। हारुतो को पक्के विश्वास के साथ एक विशालकाय सेना का सामना करना पड़ता है। वो जानता है कि वो जिंदा तो वहाँ से नहीं आने वाला, पर अपने दोस्त की मदद के लिए कुछ ना कर पाने का दर्द उसे जरूर होगा। हारुतो जानता है कि वो क्या कर रहा है। सात्सुकी याद करती कि किस तरह उसकी टीम एक बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। इसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा थी असाई। जब किसी को समझ नहीं आता था कि प्लान क्या होगा तब हारुतो की जगह असाई सबको गाइड करती थी और इसी तरह उन्होंने बड़े से बड़े दुश्मनों की मिट्टी में मिलाया है। एक बार सात्सुकी के एफर्ट को बुलाकर जब सब असाई की तारीफ कर रहे थे तब सबने उसकी आंखों में आंसू देखे। तब भी असाई ने उसे संभाला था और एक दिन उसके मुंह से निकल गया कि उसे हारुतो को असाई की ओर ज्यादा ध्यान देना पसंद नहीं। पर उस दिन असाई ने भी उसे बताया कि वो भी ऐसा महसूस करती है। जब हारुतो सात्सुकी की तारीफ करता है तो उस दिन असाई सो तक नहीं पाती। असाई ने बड़े ही सुलझे हुए इंसान की तरह हारुतो से इस बात को राज करने को कहा क्योंकि उसे बताकर वो दोनों उसके लिए नई मुसीबत खड़ी कर देंगी और बेहतर होगा कि वो दोनों अच्छे दोस्तों की तरह एक साथ मुश्किलों का सामना करें ताकि सही वक्त आने पर सच्चाई का सामना करने की हिम्मत उनमें आ पाए। सात्सुकी को उस दिन पता लगा कि असाई की दिल कितना बड़ा है। उन दिनों वो ताकानोरी के पास जा पहुंचती है, पर अब तो उसके हाथों में भी कुछ नहीं है। दुश्मन सेना अब हद से ज्यादा बड़ी हो चुकी है। उनका सामना करने के लिए उन्हें और तैयारी की जरूरत है। आखिरी सवाल असाई का है। जब सात्सुकी ने हारुतो के बारे में उसे बताया तो ताकानोरी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अगर वो मर जाए तो उसके लिए आसानी बढ़ जाएगी और उसकी ये बात सात्सुकी के दिल में खंजर की तरह लगी। सात्सुकी ठान चुकी है कि अब वो हारुतो की मदद करने के लिए आगे जाएगी। ताकानोरी के लिए हारुतो की जान मायने नहीं रखती और असाई तो असल में दुनिया में ही नहीं है, तो उनके लिए अपनी जान खतरे में डालना उसके लिए बेवकूफी है। और सात्सुकी अब भी सबोरो में विश्वास रखती है। वो असाई को हारुतो से भी पहले से जानती है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी आत्मा से जीने नहीं देगी। दूसरी ओर हारुतो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर दुश्मन का डांट कर सामना करता है। क्या हुआ अगर असाई असल में जिंदा नहीं है, पर उसे यूं ही मरने के लिए छोड़ देना बुज़दिली होगी। अगर ताकानोरी उसका साथ नहीं देगा तब भी वो हारुतो का साथ देने जाएगी और उसे जिंदा बचाएगी ताकि वो ताकानोरी की आंखों में खटकता रहे। दुश्मन ने हारुतो को कई वार्निंग दी लेकिन उसके बावजूद हारुतो उस पर एक पैसे का विश्वास नहीं कर सकता। डिनाइन सेना उसे आखिरी बार जकड़ लेती है और जैसे ही उस पे उसका एरोस की बारिश होती है तो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि हारुतो के लिए मदद के लिए ताकानोरी मैदान में आ चुका था, पर वो यहाँ सिर्फ असाई के लिए आया है। 15,000 सैनिकों से तो हारुतो निपट चुका है, पर अब वो ताकानोरी की फ्लडिंग वेव से नहीं बचने वाले। साथ होते हुए भी वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं दे पाते और किसी तरह मेन गेट को डिस्ट्रॉय कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन लगता है दुश्मन ने काफी तैयारी की हुई है।
सत्सुकी के सभी एलिमेंट्स के लिए यहाँ ब्लॉक है और ये सब लेटॉन से असाई की प्रॉफिट आर्ट से किया है। ताकानोरी को कबूल नहीं है कि असाई को अपने गंदे हाथों से छुए। उसके आगे बढ़ते ही लेटोस उस पर हमला करने लगे और ताकानोरी को मॉलिक्यूल स्पेल में बदल दिया। वो लोग असाई की एनर्जी को कंट्रोल कर उस सेंसेस का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेटोस ने कहा कि वो सिर्फ असाई के दिमाग को ही नहीं बल्कि उसके दिल को भी कंट्रोल कर रहा है। अब जिस किसी को भी चाहे वो मौत की खाट उतार सकता है। जब एंगुलस ताकानोरी का सर कलम करने के लिए आगे बढ़ा तो हारुतो ने उसे रोकने की कोशिश की, पर इस बार भी डिवाइन का मेंबर तैयार था और ऐसा लग रहा है कि जैसे हर अटैक को जैसे वो पहले से जानते हैं। सात्सुकी कोशिश करने लगी ताकि अक्षय की नींद टूटे, पर उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। सात्सुकी जानती अगर उसने टीम के लिए कुछ नहीं किया तो हारुतो फिर से उसे इग्नोर कर देगा। साथ ही अक्षय ने किया वादा भी उसे पूरा करना होगा। सात्सुकी उठती और अपने सबसे स्ट्रॉन्ग 7 एलिमेंट्स किंग्स को 6 साल बाद दोबारा जिंदा करती है। अब देरी है तो सिर्फ एक ऑर्डर की, और उसके एक ऑर्डर के साथ ही सभी एलिमेंट्स एक साथ यूनाइट हो जाते हैं। अब सात्सुकी प्रॉफिट आर्ट जैसी सेंस को भी बर्बाद करने वाली है। उसके फेनिक्स कहते हैं कि डिवाइन के सभी खिलाड़ी इस चक्कर में असमा जाते हैं, जिन्हें बाद में डिस्ट्रॉय कर देती है। पर एक आखिरी दाव लेटोस को बाकी है जो उसने एंगुलस पर चला। टायरेंट से तुरंत से किसी के भी नेगेटिव इमोशन जैसे फियर, जेलसी और एंगर एक विनाशकारी रूप में बदला जा सकता है। उन्होंने पहले भी कई बार ऐसे फेरों का सामना किया है और वो जीते भी हैं। तभी असाई को होश आता है और सब कुछ देखकर वो उन्हें अपने सेंसेस के बारे में याद दिलाती है, जिन्हें 6 साल पहले एक साथ इस्तेमाल कर उन्होंने बड़े बड़ों को धूल चटाई थी। एक और बार सुबारू टीम के एक साथ आती है और ताकानोरी सॉलिट्यूड का इस्तेमाल करता है और सब एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। हारुतो आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से एंगुलस को उसके इमोशन के साथ खत्म कर देता है। इस साबरू का एक सबसे खतरनाक मूव है। अब लेटोस का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सात्सुकी उसे जलाकर उसका कबाब बना डालती है। असाई ने जब वो लाल पत्थर छुआ तो उसकी सेंसेस को पहचान गई। असाई ने ताकानोरी का शुक्रिया किया, साथ ही चलने को कहा, पर वो अपनी बात पर शर्मिंदा है क्योंकि उसने अपनी टीम मेंबर्स को बचाने से इनकार कर दिया था। पर अभी भी उसने हारुतो को एक्सेप्ट नहीं किया है। बदला तो वो एक दिन लेकर रहेगा। और इतना कहकर वो चला जाता है। आखिर इतना जिद्दी कोई कैसे हो सकता है? पर एक सीक्रेट असाई और सात्सुकी के बीच में ही है, जिसे हारुतो भी नहीं जानता। लगता है कि उनका एक और साथी सुबारू से मिलने के लिए बेकरार है और एक नए नाम के साथ, जिसके बाद असाई और सात्सुकी बीच के किनारे मजे करते जाते हैं। हारुतो अब भी किसी गहरी सोच में है, पर किसी तरह वो दोनों उसे भी खेलने के लिए मना लेती हैं। फिर वो मिलते हैं एक पायरेट से जिसका नाम मिस इल अलविदा है। कुछ लोगों ने उन्हें अलविदा से मिलने के लिए सलाह दी और उसे लगा कि हारुतो और उसके दोस्त खजाने के बारे में जानने के लिए उसको शिप में पढ़ा रहे हैं। पर हारुतो की खोज तो तलवार है जो पेंटागन शहर के डूबने के साथ समुद्र में डूब गई थी। अलविदा वो बताती कि वो तलवार असल में काफी गहराई में है और वो वहीं पर अटकी हुई है। आज से पहले कई लोग उसे लेने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के साथ वो उसी जगह के ठीक ऊपर पहुंच जाते हैं। वहाँ पानी काफी शांत होता है क्योंकि वहाँ ना तो कोई जानवर है और ना ही कोई इंसान है। इसलिए अलविदा की एक और चेतावनी तो बनती है। लगता है उसने सुबारू को हल्के में ले लिया है। वो तीनों समुद्र के बिल्कुल नीचे पहुंचकर अपनी खोज शुरू करते हैं। हारुतो उन्हें कुछ बताना चाहता है। आखिर पानी में रुकने का एक लिमिट है। हो सकता है ढूंढते हुए काफी दिन बीत जाए। तभी असाई को कुछ दिखता है जहाँ एक चीज चमक रही होती है और ये वही तलवार है जिसकी खोज में वो सब यहाँ पर आए हैं। जैसे वो तलवार हारुतो को अपने पास बुला रही हो। जैसे ही वो उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है तो एक तेज भूकंप उन्हें ऊपर की ओर फेंकता है। फिर उनके सामने डेड सी के मॉन्स्टर आ खड़े होते हैं जिसके बारे में उन्होंने कई अफवाह सुनी है और आकर उन पर हमला भी करते हैं। पर वो तीनों डटकर उनका सामना करते हैं। सात्सुकी बाल बाल अक्षय को उसके मुंह में जाने से बचाती है, पर तभी वहाँ उनका पुराना साथी क्लाइव आ जाता है और उनका साथ देने लगता है। आखिर किसने सोचा था कि पानी के नीचे अपनी सेंसर का इस्तेमाल करना इतना मुश्किल होगा। पर जैसे ही वो बाहर आए क्लाइव वहाँ से गायब हो गया और जाने से पहले उसने एक संदेश भी छोड़ा है कि अभी उसे कुछ काम है, इसलिए जल्दी अगली मुलाकात फुर्सत से होगी। इतने दिनों बाद भी क्लाइव अपने दोस्तों के साथ ऐसा करेगा। उन्हें याद है कि जब एक बार उन पर आरोप लगाया गया था तो सुबारू का फ्यूचर खतरे में पड़ गया था। लेकिन इतनी टेंशन में भी क्लाइव को सिर्फ चाहिए थी आजादी। ऐसा कोई कमरा नहीं है जो बिना उसकी मर्जी के उसे एक जगह पकड़ कर रख सकता था। तभी असली दुनिया में हारुतो और सात्सुकी ताकानोरी से मिलने आते हैं। वहाँ उनकी बढ़िया खातिरदारी होती है, पर सात्सुकी ने तो लंबा चौड़ा ऑर्डर दे दिया। पर गलती से ताकानोरी के मुंह से सात्सुकी के वजन को लेकर कुछ अनचाहे शब्द निकल जाते हैं जो शायद उसे पसंद नहीं आए। शायद उसे बोलते वक्त ध्यान रखना चाहिए था। ताकानोरी के पापा की होटल का खाना जैसे सात्सुकी के मन को ही छू लेता है। वो तारीफ करते नहीं थकती। ताकानोरी बताते कि आज उसने अक्षय के बारे में बात करने उन्हें यहाँ बुलाया है। सात्सुकी अभी भी नहीं समझ पा रहा कि इतनी जल्दी अफवाह फैलने के पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है।
ताकानोरी ने नोसिस का नाम बाहर निकाला। ये वही गिल्ड है जो काफी पुराना सीक्रेट है। जब भी किसी ने उनके सीक्रेट का पता लगाने की कोशिश की तो उसे रीजन से गायब कर दिया गया है और इस सीक्रेट को शायद कुछ ही लोग जानते हैं। ताकानोरी ने उन लोगों से बात करने की कोशिश की जो असली दुनिया में गायब हो चुके हैं, पर वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। गेम का रियलिटी से इतना ज्यादा रिलेट कर पाना मतलब डाउनलोड काफी बड़ी है। और वहीं जो असाई के पीछे पड़े हैं, कुछ लोग उस पर जीत हासिल करने का गुरूर चाहते हैं और कुछ लोग उसे मारकर प्रॉफिट आर्ट हासिल करना चाहते हैं। और डिवाइन गिल्ड बनाने के पीछे भी यही कारण था, पर ये बात असाई को बताना ठीक नहीं होगा। तभी सात्सुकी ताकानोरी को कल क्लाइव से मुलाकात के बारे में बताती है। इसे सुनकर वो चौंक जाता है। इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि क्लाइव फ्लैट तलवार के पीछे है। जब हारुतो ने उसे छुआ तो उसे महसूस हुआ कि वो उसी के लिए बनी है। सात्सुकी देखते कि हारुतो के पास उसकी रिंग नहीं है जो कल पानी में गिर गई थी। पर कुछ भी हो जाए, हारुतो फ्लैट तलवार को हासिल करके ही दम लेगा। रेड स्टोन के पीछे भी जरूर कोई बड़ा राज छुपा है, क्योंकि जब भी वो कोई इमेज दिखाता है तो वो सोचने पर मजबूर कर देती है। ताकानोरी ने असली दुनिया की तस्वीर में असाई की झलक देखी है। अगर वो सच है तो इसका मतलब असाई असल दुनिया में जिंदा है। तभी वहाँ ताकानोरी के डैड का सेक्रेटरी आता है जो उसके दोस्तों से कई सालों बाद मिला है। वो आकर ताकानोरी को नाजुमी के बारे में खबर देता है, जिसे सुनकर ताकानोरी शर्म से लाल पड़ गया, क्योंकि एक तरफ तो यूनियन के खिलाफ है और दूसरी ओर पुराने साथी की खोज में लगा है। उसने कहा कि सब वो सिर्फ असाई की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा है। नाजुमी पास की शहर में रहने आई है। उस शाम सबारू एक और बार आगे की खोज में आगे निकलती है और काफी खोजने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं आता और इतनी सारी नाकाम कोशिशें उनके हौसले को कमजोर बना देती हैं। पर तभी उम्मीद की नई किरण बनकर क्लाइव उनका सामने आ खड़ा होता है। इस पर पहले तो उसने विश्वास नहीं हुआ, पर उसने बताया कि वो खुद भी आगिर की तलाश में है। उसे समुद्र की कई राज भी मालूम है, तो क्यों ना एक टीम की तरह आगिर को खत्म कर उस तलवार को हासिल किया जाए। क्लाइव अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें मनाकर एक और बार समुद्र में लेकर लौटता है। कई सालों बाद क्लाइव और सात्सुकी की शक्ति एक साथ आई है जो पानी में उनकी मदद कर रही है। कुछ ही देर में आगिर उनके सामने होता है और सभी तैयार हो जाते हैं। पहला बार हारुतो उतर के उसका ध्यान भटका देता है, पर असाई की स्ट्रिंग आगिर को चारों ओर से बांध देती है। किसी तरह क्लाइव उसे बाहर की ओर लाता है और आखिरकार सात्सुकी पूरे समुद्र को बर्फ में बदलकर आगिर को कैद कर लेती है और फिर से एक बार साबोरी की जीत होती है। पर जैसे ही हारुतो प्लैंक तलवार को लेने बढ़ा, क्लाइव ने उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया और उस छोरे पर लगे खून को देखकर असाई और सात्सुकी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। क्लाइव उनकी मुस्कानों को एक बुरे सपने में बदल देता है और हारुतो की आंखें खुलती है सीधे हॉस्पिटल में। उसके साथ जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। असाई उसे देखती गले से लगा लेती है। वो आकर उसे समझाने की कोशिश करती है। जब भी हारुतो गेम में हारा है, उसने हमेशा अपने साथियों के लिए कुर्बानी दी है। सात्सुकी और ताकानोरी भी उसके होश में आने के खुश हैं। हारुतो ने फिर से एक बार यूनियन का टॉपिक दिया, पर सबकी जुबान इस बार ताला लग जाता है। उस रात हारुतो के सपने में एलिशिया आती है और उसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताती कि जिस दुनिया में इस वक्त हारुतो है वो प्रॉफिट आर्ट की देन है, जिसका मतलब उसे असाई ने बनाया है। हालांकि उसकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल है, पर असल में 6 साल पहले गेम ओवर हारुतो का क्या हुआ था, ना कि असाई का। जब पोर्टुगोरियो ने उस पर हमला किया था तो हारुतो सो गया था और तब से ये फैसला असाई का था कि क्या वो हमला अपने ऊपर लेना चाहेगी। प्रॉफिट आर्ट से फ्यूचर को देखा नहीं जा सकता, बल्कि आने वाली पॉसिबिलिटीज को अपने अनुसार चुना भी जा सकता है और ये बात खुद असाई तक जानती थी। एलिशिया ने कहा कि रियूनियन वैसे तो वर्चुअल गेम है, पर असल में वो बनी रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग के लिए ही है और ये सब किया गया था अल्टीमेट सेंसेस की तलाश में, जो है प्रॉफिट आर्ट। और प्रॉफिट आर्ट पर हमेशा से नोसिस की नजर थी। उन्होंने ही असाई के दिमाग पर जोर डालकर उसके साथ छेड़छाड़ की। असाई सिर्फ उसे बचाना चाहती थी। एलिशिया कई सारे अनकहे सच अपने साथ लेकर हारुतो को असमंजस में डालकर छोड़ चली जाती है। उसने देखा कि पास ही में एक रिंग पड़ी हुई है। अगली सुबह असाई हारुतो को तय हुए गेट टुगेदर के बारे में बताती है, उनकी नई साथी नाजुमी के साथ। वो कहते कि चाहे कोई भी दुनिया क्यों ना हो, सुबारू सदा ही एक रहेगा। इसके बाद असाई बताते कि उनकी रिंग आपस में बदल गई थी। हारुतो को असाई की किया हुआ प्रॉमिस याद आता है, जो असाई पहले ही 2 बार पूरा कर चुकी है। हारुतो उठता असाई से वादा करता है कि अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुबारू को एक साथ लाने की जिम्मेदारी अब उसकी है, इसलिए दोबारा उस दुनिया में वापस जा रहा है। इसी के साथ हारुतो एक और बार क्लाइव के पास जा पहुंचता है। क्लाइव कहता है कि वो सुबारू के साथ नहीं बल्कि दुश्मन है, पर उसकी आवाज और तेवर हारुतो पहचान लेता है, क्योंकि उनका साथी क्लाइव कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो पर कभी धोखा नहीं दे सकता। और उसकी कुछ बोलने से पहले ही हारुतो उस पर हमला कर दूर फेंक देता है। क्लाइव ने एक बार कहा था कि बेरूपे कभी अपनी सेंसेस में बदलाव को नहीं रोक पाते, और इतने में ही क्लाइव के रूप में आया बेरूपे अपना असली रूप में आकर उन्हें छुपा देता है। अब सुबारू उसे और समझाने का मौका नहीं देने वाली, पर इतने में ही आगिर भी जिंदा हो जाता है और एक ईवल का रूप ले लेता है। सात्सुकी उसके अटैक से बचने के लिए पूरी कोशिश करती है, पर प्लेंडिस स्वॉर्ड भी आगिर के ऊपर लगी हुई है। अचानक हारुतो सात्सुकी को आगिर की झड़क में देखता है, जो उसे मारने की धमकी दे रहा है।
वो जानता है कि अक्षय को खतरे में देख अक्षय अपनी पावर्स का इस्तेमाल जरूर करेगी। ऐसा करने के लिए वो बार बार अक्षय से गुहार लगाता है। सत्सुकी की खराब हालत देखते हुए अक्षय को ऐसा करते देख हारुतो किसी तरह उसे छुड़वा ही देता है, पर इसमें उनकी मदद की एल्विडा ने, जिसके साथ क्लाइव भी है। अगारी असली क्लाइव को देखते ही पहचान लेता है, अब सुबारू के साथ उनका पुराना साथी है। क्लाइव ने कहा कि शायद आर्गी को उनसे पंगा लेने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था। वो टॉल हैमर के इस्तेमाल से सारी आइस को तोड़ डालता है, पर हारुतो पूरी कोशिश करते हुए उसे रोकता है। मगर उसके दोस्त सत्सुकी और क्लाइव भी गायब हैं और बारी उन दोनों की है। पर असल में क्लाइव ने अपनी बॉडी को बिजली में बदल दिया था और ताकि वो खुद को डैमेज से बचा सके। अब बातें करने का वक्त खत्म होता है और असी हवा में कूदकर सीधा उसके मुंह पर फायर करके उसे कमजोर कर देती है। हारुतो जल्द से जल्द फ्लेंडिस की ओर बढ़ता है और उसे निकालने की पूरी कोशिश करता है, और उसकी मदद करने के लिए इस बार उसके साथियों ने पूरा साथ दिया। अक्षय की ब्लर बुलेट के साथ ही हारुतो के लिए फ्लेंसिस का निकलना आसान हो गया। एक बार की बात है जब क्लाइव ने अपने दोस्तों के बलि का बकरा बनाया था, पर ये तो क्लाइव का पुराना अंदाज है। क्लाइव ने सबको आगे से मिलाया और वो एक लाल स्टोन दिखाया जो उसने अक्षय को देना सही समझा। जब अक्षय उसे ध्यान से देखते तो उसे फिर से कुछ लोगों की छवि दिखती है, जहाँ एलिशिया उसकी बॉडी को उठाकर चार्ज करते नजर आती है और उसके शरीर से एक लाल स्टोन निकलकर टुकड़ों में बिखर जाता है। जिसके बाद एलिशिया दिखती है जो अक्षय को बचाने की कसम खाती है। फिर अगले पल हम क्लाइव और टाकानोरी के बीच की दोस्ती को एक अलग अंदाज में देखते हैं। क्लाइव का तरीका और उसकी हरकतें देखकर टाकानोरी समझ गया कि वही उसका कलेजे का टुकड़ा क्लाइव है, जो भी समुद्र में आगिर के साथ हुआ। उसका अंदाजा सुबारू को देखकर लगाया जा सकता है। फिर हारुतो उसे अपनी फ्लेंडिस स्पॉट दिखाता है। लगता है क्लाइव के पास बताने के लिए कुछ खास है। उसने हारुतो से कहा कि वो उसकी और एलिशिया की मुलाकात के बारे में जानता है। ये वही है जिसे उन्होंने रेडस्टोन में देखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लाइव उसके साथ मिलकर काफी दिनों से सुबारू पर नजर बनाए हुए थे। ये सुनकर दोनों लड़कियों ने हारुतो पर सवालों की बौछार कर दी। अब वो उन्हें बता तो दे, लेकिन शायद ही कोई उसकी बात पर भरोसा करेगा। हारुतो ने उन्हें बताया कि वो अक्षय के बारे में जानता है कि उसी ने सेमाइन के मारने के बाद प्रॉफिट आर्ट से उसकी जान बचाई थी। खैर इस बारे में तो टाकानोरी खुद ही एलिशिया से बात करने वाला है। हारुतो कहता है कि अब वो अपना सीना छीड़ के नहीं दिखा सकता। क्लाइव के मुताबिक जरूरी इस वक्त उन लोगों को ढूंढना है जो अक्षय के पीछे पड़े हैं। नोसिस को रोकने के लिए सुबारू के हर एक मेंबर को अपनी पूरी जान लगानी होगी। सत्सुकी टाकानोरी से नाजुमी के बारे में पूछती है जो आज आने वाली थी। अगर वो लॉग इन करती है तो उसे जल्दी एड्रेस मिल जाएगा, पर उसने कहा कि वो साथ नहीं आएगा क्योंकि नाजुमी उससे डरती है। अगर वो साथ रहा तो हेजिटेशन के बारे लॉग इन ही नहीं करेगी। आखिर वो इतना अकड़ू है क्यों? हारुतो और सत्सुकी मिलकर उसके एड्रेस पर पहुंचे जाते हैं और वहाँ नाजुमी उन्हें बाहर ही मिल जाती है, जो उन्हें देखते ही खुशी से झूम उठती है। वो पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है। नाजुमी हमेशा सुबारू को वापस देखना चाहती थी और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहती थी, इसलिए अपनी उसने ग्रूमिंग को सुधारा ताकि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर सके। जैसे ही उन्होंने टाकानोरी का नाम लिया तो नाजुमी का चेहरा और तरसा गया, पर सब बाकी साथियों से मिलने के लिए वो काफी एक्साइटेड है। पर नाजुमी ने गेम खेलना बंद कर दिया है, लेकिन बात उसके दोस्त की है और वो तो किसी भी कीमत पर उसे वापस चाहता है। अगली बार मिलने के लिए कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हारुतो ने जाकर सारी बातें अपने दोस्तों को बताई कि वो वापस आना चाहती है। नाजुमी अभी तक शर्मीली तो है। सत्सुकी चाहती है खुद टाकानोरी उसे जाकर मनाए तो कुछ बात बने। अक्षय भी उससे सिर्फ एक बार जाने के लिए जिद करने लगती है। अब तो टाकानोरी को इस बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। तभी एक स्ट्रीट डांस पार्टी के इवेंट का नोटिफिकेशन आता है। सत्सुकी ने बताया कि शाम प्यार के नाम होती है, पर वहाँ और भी कोई इवेंट्स हैं जिन पर दोनों लड़कियों का ध्यान ही नहीं है। कुछ देर बाद सत्सुकी के घर पे किसी गहरी सोच में दिखाया जाता है। उसके पास एक बड़ा सा बाउल भी है। जब वो ब्रिज पर होती है तो हारुतो उससे मिलने आता है, जिससे उसने आधे घंटे पहले ही बुलाया है क्योंकि वो उसे कुछ बताना चाहती थी। पर अपनी बात मन में ही रखे हुए उसने नाजुमी का टॉपिक शुरू कर दिया। अभी तक उसने जवाब नहीं दिया है। अब उसे वापस लाने के लिए उन्हें कुछ तो सोचना होगा। फिर सत्सुकी ने वो कह दिया जो उसने काफी देर से मन में रखवा रखा था। वो चाहती है कि हारुतो उसे डांस पार्टी के लिए इनवाइट करे और इस बार वो मजाक तो बिल्कुल नहीं कर रही है। उसने कहा कि बचपन से ही उसके दिल में हारुतो के लिए फीलिंग्स थी। अगर हारुतो चाहे तो कल तक सोचने का टाइम ले सकता है। और उस शाम हारुतो काफी गहरी सोच में होता है। तभी टाकानोरी उसे अक्षय की कब्र में बुलाता है, जहाँ वो अक्षय को उसके पसंद के फ्लावर देता है। उस रात उसने हारुतो से साफ कह दिया कि वो अक्षय को डांस पार्टी के लिए इन्वाइट करने वाला है और वो कोई परमिशन नहीं मांग रहा, बल्कि ये तो उसका हक है। पर जिस तरीके से हारुतो ने उसे परमिशन दी, टाकानोरी को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आया। इसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगे। टाकानोरी ने वो पूरे 6 सालों तक अक्षय का इंतजार किया, ना कि वो हारुतो की तरह घर में बुज़दिल बनकर पैदा रहा। टाकानोरी हारुतो से हमेशा ही जलता है क्योंकि अक्षय ने आज तक सदा ही हारुतो के साथ दिया और यहाँ तक कि अपनी जान भी उसके लिए कुर्बान कर दी। टाकानोरी भी अक्षय को बचपन से चाहता है। जब उसे अक्षय के दोबारा दिखने की किस्सें सुने तो उसकी जान बचाने की वजह जानना चाहता था।
और उसकी मुस्कुराहट का कारण बनना चाहता था। हारुतो ने कहा कि असाई अब खुश होगी तब वो अपने पेरेंट्स से असल में मिल जाएगी और इसलिए उसे सुबारू पर भरोसा है। इतने मुश्किलों का सामना असाई हंसते हुए करती है। उसके लिए अगर कुछ करना है तो सुबारू को वापस लाना होगा। अगर ताकानोरी हारुतो से नफरत भी करता तो भी उसे खुद को मैच्योर दिखाना होगा और उसे एक्सेप्ट करना होगा। और इसी बीच हारुतो भी असाई के लिए अपना प्यार जाहिर कर देता है। तभी ताकानोरी भी उठकर वहाँ से जाने लगता है, जैसे वो हारुतो के मुंह से यही सुनना चाहता था। ताकानोरी ने असाई की रिंग को उसकी कब्र में दफना दिया। आज ताकानोरी उससे मिलने वाला है। शाम को सत्सुकी से मिलने हारुतो उसके पास आता है और सॉरी कहता है। सत्सुकी गुस्से में अपना मुंह मोड़कर उससे जो मन में आए वो करने लगती है और अब वो उसका नाटक नहीं झेलने चाहती और हारुतो बेशर्मों की तरह वहाँ से अंदर चला जाता है। इसके बाद ताकानोरी वहाँ आया जिसे तो असाई के पास होना चाहिए था। उसने कहा कि असाई उससे साफ इनकार कर चुकी है, पर उसके चेहरे से वो इतना उदास नहीं दिख रहा। ताकानोरी या तो मैच्योर हो चुका है या फिर वो एक्टिंग कर रहा है। अब उसने सच्चाई को कबूल कर लिया है। सत्सुकी और ताकानोरी एक ही नाव में बैठे दो मुसाफिर है, तो क्यों ना इस सफर को एक साथ एंजॉय किया जाए। एक दूसरे को बाहों में बाहें डालकर वो दोनों अंदर की ओर चल देते हैं, जहाँ नारुतो असाई से डांस करने के लिए पूछता और यही तो असाई भी चाहती थी। वो दोनों इन पलों को काफी एंजॉय करते हैं। नाजोमी भी कहीं ना कहीं वापस अपने दोस्तों के पास जाना चाहती है। वही दोस्त जो बचपन में हर कदम में उसका साथ दिया करते थे। जब एक बार उसे पनिश किया गया तो ताकानोरी ने आकर उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया और कुछ ही देर में बाकी के दोस्त उसके पास आ गए। हारुतो और ताकानोरी हमेशा की तरह एक दूसरे से मुकाबला करने लगे। इसमें उनकी गलती नहीं। नाजोमी अपने ड्रॉवर से गेम सेट निकालकर वापस पहुंच जाती है। जैसे ही उसने ताकानोरी को सत्सुकी के साथ देखा वो अपना चेहरा छुपाते हुए वहां से दूर भाग गई और सोचने लगी कि उसने यहाँ क्या नहीं चाहिए था। और तभी वहाँ अंधेरा होता है और कुछ अजीब लोग आकर उसे स्वागत करते हैं जो सुबारू के दुश्मन नॉइसेस के मेंबर हैं। एक सुबह सत्सुकी और हारुतो साथ में कहीं जाने के लिए मिलते हैं। हारुतो को उसकी चिंता थी क्योंकि पिछले दिन उसने लॉगिन नहीं किया। सत्सुकी उसके सामने तो नाटक कर रही है, पर वही जानती कि कल दिन भर वो अपने डर को मन में रखकर सोती रही थी। उसने हारुतो से पूछा कि क्या होता अगर असाई उसका ऑफर ठुकरा देती। ये कोई मजाक नहीं था। कुछ दूर चलती ताकानोरी भी उन्हें ज्वाइन करता है। वो बताता कि कल नाजोमी की मॉम ने उसे कॉल किया था, पर अब उसका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने उसके सारे दोस्तों से पूछा पर कुछ पता नहीं चला। उसके डेस्क पर गेम सेटअप देखकर लगता है कि जो भी हुआ है गेम में ही हुआ। नाजोमी ने जरूर अपना मन बदलकर वापस आने की कोशिश की थी। उस शाम वो क्लाइव को भी इस बारे में खबर देते हैं। उसने किसी तरह नाजोमी की लोकेशन ढूंढने की कोशिश की। पहले तो वो एल्ट्राग्राउंड में थी और फिर हॉल की तरफ और बढ़ी, मतलब जहाँ डांस पार्टी चल रही थी नाजोमी वहाँ मौजूद थी और उसके 5 मिनट बाद ही वो गायब हो गई। पर ये पता नहीं चल पा रहा कि उसने लॉगिन कहाँ से किया था। अगर उसने रियूनियन ज्वाइन किया है तो वो डेंगन में हो सकती है। असाई ने अपने ठिकाने को अकेले ही संवार दिया है। आखिरकार सुबारू के सभी साथी फिर से एक बार मिलने वाले हैं। वो अचानक हारुतो को पकड़ लेती है, पर तभी वहाँ क्लाइव आकर उन्हें रोकता है। पर सत्सुकी के आते ही वो एक शैतानी आंखें दिखाने लगता है, जिससे सत्सुकी को उन पर शक होने लगता है। बात को पलटते हुए उन्होंने ड्रैगन्स फॉरेस्ट जाने का फैसला किया। वो जगह दिखने में बिल्कुल किसी फेरी टेल की दुनिया लगती है, जिसे ड्रीम वर्ल्ड सेंस से बनाया गया है। नाजुमी का कैसल उनके ठीक सामने है। एक बार जब सुबारू टीम बॉस का सामना कर रहे थे तो उनका शरीर जमने लगता था और तब तात्सुकी ने एक्सप्लोजन कर दुश्मन को खत्म किया। ये सब हारुतो की गलती है। वो इस बार कुछ नया ट्राई करने वाला था, इसलिए असाई उससे बहस करने लगती है और उनके बीच उस दिन के बाद दोस्ती तोड़ने पर आ गई थी। पर इस वक्त वो नाजुमी के उस कैसल में जो उसने खुद ही बनाया था। तानोरी सबको सावधान रहने को कहता है, पर अचानक क्लाइव के पैर गलत जगह पड़ने की वजह से वहाँ कुछ बड़े बड़े सॉफ्ट टच बाहर आ जाते हैं। तब असाई ने उनके पास जाने की बेवकूफी की तो उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। सुबारू टीम ने उन्हें एक ही बार में खत्म कर दिया, पर लगता है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। इसमें थोड़ी मुश्किल जरूर होगी। उन्होंने देखा कि कोई ताकानोकी का नाम लेकर हंस रहा है और वो उनकी दोस्त नाजुमी है, जो आज बदली हरकतें कर रही है। उसने कहा कि ताकानोरी खास उससे मिलने के लिए यहाँ आया है, पर वो सब अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि नाजुमी के साथ वहाँ मोइसबी फोर्थ फिफ्थ मेंबर भी मौजूद है, जो है कैथरीन और मैर्कनिस, और नाजुमी उनकी बोली बोल रही है। ये सब सुबारू को फंसाने की एक चाल थी। कैथरीन ने काफी सारे खिलौने उनका खून पीने के लिए छोड़ दिए। फिर दोनों गिल्ड्स एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। तात्सुकी का हमला जैसे मेरिशिन के लिए खेल बराबर है। साथ ही उसने हारुतो का भी बराबर जवाब दिया। इसे कहते हैं स्वेलिंग सेंस, जो हर चीज को सोख लेती है। असाई नाजुमी से मिलना चाहता है, पर उसका निशाना तो कोई और है। असल में नाजुमी ने ताकानोरी और सात्सुकी को एक साथ देखने के बाद उसने बदला लेना चाहती है। उसके साथ ही उसे लगातार समझाते रहते हैं कि वो तो वहाँ से बचाने के लिए आए हैं, पर अब नाजुमी नॉइसेस के साथ है और अपना बदला लेकर रहेगी। उसके जादू ने असाई को हारुतो के खिलाफ कर दिया।
उसकी इस हालत पर नाज़ुमी और उसके नए चालाक दोस्त खूब हंसते हैं और एक फिर से मिलने की बात करने निकल जाते हैं। उसने जाते ही वो कैसे चकनाचूर होने लगता है। तभी सत्सुकी सबको सुरक्षित बाहर निकालती है और फिर वो वापस अपने ठिकाने पर आ जाते हैं। वैसे तो टाकानोरी का गिल्ड होम ज्यादा सेफ है, पर असई को इस जगह से कुछ ज्यादा ही लगाव है। असई निराश है कि वो नाज़ुमी को असली दुनिया में नहीं देख सकती। आज तक नाज़ुमी ने इस तरह की हरकतें नहीं की। सात्सुकी खबर देती है कि नाकानोरी ने अपने इल्यूमिनाती गिल्ड के लोगों को नाज़ुमी की तलाश में भेजा है। क्लाइव ने कहा कि तुम यहाँ कब तक रहोगे। हारुतो के पूछने पर वो बताता है कि असली दुनिया में वो बाकी सुबारू प्लेयर से ज्यादा फ्री है, क्योंकि अब वो कॉलेज में आ चुका है। असोई को नाज़ुमी के पेरेंट्स की चिंता हो रही है। क्लाइव ने कहा कि उसे चिंता को हारुतो पर बाकी दोस्तों पर छोड़ देना चाहिए। असई ने कहा कि अगर मेरे लिए तो चिंता करने वाले पेरेंट्स भी नहीं है। तभी क्लाइव बात को खाने की ओर घुमा देता है। उसने कहा कि वो पास के तालाब से एक बड़ी मछली पकड़ कर लाएगा। वहीं असई भी अभी भी नॉइस के कब्जे में है। ताकानोरी ने नाज़ुमी के पीछे 10 स्पेशल डिटेक्टिव्स लगाए हैं। ताकानोरी को याद है कि नाज़ुमी ने उसकी और सात्सुकी के बेरे पे क्या कहा था, जो चीज उसके दिल चुभ रही है। ताकानोरी इसके इस हालत का जिम्मेदार खुद को समझता है। शायद उन्हें इस तरह डांस नहीं करना चाहिए था। आखिर कौन जानता था कि नाज़ुमी अचानक पार्टी में पहुंच जाएगी। शायद एक बात ताकानोरी ने नोटिस नहीं की। उसने उन्हें डांस करते देखा और तभी वहां से भाग गई, सिर्फ ताकानोरी के लिए, क्योंकि वो उसे चाहती है। और उसकी जलन का फायदा उठाया नॉइसेस ने। ये सब ताकानोरी की गलती है जो आज तक वो नाज़ुमी की जान नहीं बचा पाया। अचानक उनके दिमाग में तेज झंझाहट होती है। वो देखते हैं कि उनका सारा खाना खत्म हो चुका है और वो टाइम में आगे आ चुके हैं, जिसे वहाँ खड़ा एक अनजान लड़का एक्सप्लेन करता है। जब हारुतो ने उससे पूछा कि क्या इन सबके पीछे वही है, तो वो उन्हें बातों में उलझाने लगा और कहने लगा कि इस दुनिया में वही होता है जो नियति में लिखा होता है और इंसानों को इस पर भरोसा करना चाहिए। अगर नहीं तो उनके पास दुनिया को बदलने की शक्ति होनी चाहिए। जब उसने असई को जिक्र किया तो वो समझ गया कि वो नोसिस का ही मेंबर है, जो सुबारू के स्टार्स को शुक्रिया कहा चला जाता है। शायद असई पे कोई बड़ा खतरा आने वाला है, जिसके बाद असई और हारुतो के बीच हुई एक और झड़प को दिखाया जाता है, जो उनमें लड़ाई को दौरान हुई थी। फिलहाल असई शांति से सो रही होती है, तभी हारुतो उनके पास आ जाता है। जब असई अपने सपने में बताने ही वाली होती है, तभी उसके बाकी के साथी भी आ गए और असई तो बिल्कुल सुरक्षित है। और हारुतो असई और क्लाइव को उनके साथ हुई नोसिस की घटना के बारे में बताता है। उसने असली दुनिया में अपनी सेंसेस का इस्तेमाल किया। क्लाइव को लगता है कि ये वही दुश्मन है जिसके बारे में एसिलिशा ने जिक्र किया था और जब तक उसका निशाना असई है, उनके एक साथ रहना होगा। हारुतो को भी लगता है कि इस बात में सच्चाई तो है। शायद असई सुबारू को एक करना चाहती है, इसलिए उसके साथ ये घटनाएं हो रही हैं। तभी उनका शेल्टर तेजी से कांपने लगता है। इससे पहले ऐसे ही कुछ कहती वो गुफा उनके ऊपर गिर जाती है और इस हमले में वो सुरक्षित निकल आते हैं। फिर सत्सुकी की नज़र एक बड़े से चमगादड़ फ्लावर पर पड़ती है, जो वहीं वाटर स्पिरिट टावर है, जो उन्होंने 6 साल पहले तबाह किया था। शायद नाज़ुमी उनके अंदर है। वैसे तो वहाँ किसी मॉन्स्टर के होने का एहसास नहीं हुआ, पर अंदर से वो एक कैसल है। हारुतो ने असई की घाव को चमकाते हुए देखा, जिसको वो बाद में इग्नोर करके वहाँ से चली गई। चलते चलते असई ने टाकानोरी को अचानक झुकने के लिए कहा, जिसे सुनकर सभी चौंकाने हो जाते हैं, पर खतरे जैसा वहाँ कुछ भी नहीं है। फिर उनके सामने वही दरवाजा आता है जो तब खुलता है जब वहाँ उन्होंने बॉस को हराया था। तभी से असई एकदम स्टन रह जाती है, पर अब आधा रास्ता आकर वापस जाने का कोई मतलब नहीं है। हारुतो को लगा कि असई बेस को तबाह होने की वजह से दुखी है, पर वो उन्हें छोड़ के आगे चल देती है। कुछ देर चलने के बाद उनके सामने वही माहौल होता है जो सालों पहले था। वहीं पर उनकी नजर पड़ती है नाज़ुमी पर। उसके तेवर अभी भी वैसे ही हैं। असई को पसंद नहीं आया कि उसने अपना ही बेस तबाह कर डाला, जिससे उन सभी की काफी यादें जुड़ी हुई थी। टाकानोरी उसे नोसिस की चुंगल से निकालने की पूरी कोशिश करता है, पर नाज़ुमी अपने उस ग्रजेस को खुलेआम सबके सामने सुनाती है और कहती है कि सभी किसी न किसी चीज से चिढ़ते रह जरूर है। अब एक अच्छी लड़की बनने का नाटक वो नहीं कर सकती। नाज़ुमी ने अपने प्यारे दोस्तों को सामने एक हैवी अटैक किया और एक डीमन में बदल गई। अब उसे खुद को ज्यादा छिपाने की जरूरत नहीं है। उसके दोस्तों ने पूरी कोशिश करी कि उसके बीच हाथापाई ना हो, पर ये सब नोसिस का किया कराया है। ताकानोरी की धमकी के उन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या था, एक युद्ध तो उनके बीच होना ही था। असई अपना प्रॉफिट आर्ट इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। नाज़ुमी अपनी जलन मिटाने के लिए ताकानोरी उसकी बात सुने बिना हमला कर देती है और वो उसे वापस लाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है। ताकानोरी नाज़ुमी को लेकर जमीन के नीचे आ जाता है। वो उसे अकेले पास्ट के बारे में बात करना चाहता है,
पर नाजुमी बिना सुने हमला कर देती है और इस बार ताकानोरी ने बचाने की कोशिश तक नहीं की। वो अटैक्स करती रही और ताकानोरी उसे पुरानी यादें याद कराता रहा। एक टाइम पर नाजुमी समझती थी कि उसी की वजह से सुबारू कमजोर पड़ जाती है और वो हमेशा से खुद को बदलकर बेहतर बनाना चाहती थी। और ताकानोरी ने एक अच्छे दोस्त की तरह उसे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने की सलाह दी थी, पर वो खुद अपने शेल से बाहर नहीं आ पाया। हमेशा से असई के चले जाने के बाद उसके ताकानोरी की ओर जरा भी ध्यान नहीं देने का दर्द उसके दिल में बढ़ता ही जा रहा है, जिसने ताकानोरी को एक घिनौना इंसान बना दिया। उस दिन वो दोनों डांस इसलिए कर रहे थे क्योंकि सत्सुकी और ताकानोरी दोनों एक ही हालत में थे। उन्हें देखकर ही नाजुमी के मन में वहम पैदा हुआ। ये सुनकर तो नाजुमी और भी ज्यादा गुस्सा हो गई, पर ताकानोरी ने हार नहीं मानी। ताकानोरी का डिविनिटी सेंस उसका मास्टर को ड्रीम वर्ल्ड में भेज देता है और जब वो अपना हाथ नाजुमी के कंधे पर रखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। ताकानोरी शर्मिंदा है जो नाजुमी के मन की फीलिंग्स को पढ़ नहीं पाया। नाजुमी हमेशा से ही सुबारू की सबसे नेक दिल की लड़की रही है जो बिना मतलब रखे सबसे प्यार करती है। ताकानोरी के जाने के बाद नाजुमी ने उसे ढूंढने की कोशिश ही की। वो बस उससे मिलना चाहती थी, पर फिर भी देरी नहीं हुई है। ताकानोरी उसकी सारी इविल सेंस अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और वो नाजुमी फिर से पहले वाली मासूम लड़की बन जाती है। ताकानोरी उसे एक दोस्त से ज्यादा समझता है और हमेशा उसका साथ देने का वादा करता है। शायद ये नाजुमी की जिंदगी का सबसे हसीन पल है, पर अभी भी वो रायता समेटना बाकी है जो उसने फैलाया है। उन्हें जल्दी असई तक पहुंचना होगा, पर लगता है उन्होंने थोड़ी देर कर दी। अब सेंट्रिस और मैक्रियन को नाजुमी की जरूरत नहीं, क्योंकि खतरे के बीच तो पहले ही अपने हाथों से बो चुके हैं। वो दोनों उनकी वेव्स कुछ तरफ छोड़ते हैं जिन्हें सत्सुकी ब्लू स्टील से काट डालती है। पर हमले कहाँ रुकने वाले थे। नॉइसिस के लोग असई का रिएक्शन देखना चाहते हैं। तब उसके सामने हरुतो जान से हाथ धो बैठेगा क्योंकि वो अकेली ही स्वर्ग जाएगी। उसे सालों तक पूजा जाएगा। ये बातें असई के मन में गहरा असर डालती हैं, पर हरुतो और क्लाइव बराबर का जवाब उन्हें देते हैं। क्लाइव ने अपनी कई सारी कॉपीज बनाकर उन्हें मजा चकाया। वहीं हरुतो को लड़ते देख असई न जाने क्यों उसे रोकना चाहती है। वो लगातार अजीब ऑर्डर दिए जा रही है, पर अभी तो खेल शुरू हुआ है। असई ने हरुतो में एक दुश्मन नजर आया और उसने अपनी गन से हरुतो को शूट कर डाला और उसे जमीन पर मरा देखकर रोने लगी। उसे कुछ देर के लिए एक सपना आया जिसने हकीकत को बदल कर रख दिया। जैसी सत्सुकी उसकी ओर बढ़ रही होती है उसने असई से निकलती एनर्जी को महसूस किया। इसके बाद मौका आया जब असई की शक्तियां जागेंगी और नॉइसिस की देवी बन जाएगी। सब कुछ उनके प्लान के अनुसार हो रहा है। नाजुमी चलते चलते रुक जाती है और कहती कि अब असई को नहीं रोका जा सकता। ताकानोरी ने उससे भरोसा दिलाया कि अब भी देरी नहीं हुई है। वहीं क्लाइव भी कुछ अच्छी हालत में नहीं है और सत्सुकी हरुतो की एचपी बढ़ाने में बिजी है और एक भी गलती उसकी जान ले सकती है। पर कैथरीन ऐसा कैसे होने देता। पर सही वक्त पर एलिशा ने आकर उसे रोक लिया और उसे देखकर नॉइसिस का मेंबर और तेजी से हंसने लगा। पर वो यहाँ उसने मिलने नहीं आई है। तभी असई का क्रिस्टल टूटने लगता है और हरुतो वापस उठ खड़ा होता है। उसके सामने अशय के अलावा और कोई नहीं होता। हरुतो को देखते ही वो रोने लगती है, पर यह सिर्फ उसका एक सपना था। हरुतो एक नए जोश के साथ खड़ा होता है और अपना वादा याद करते हुए आगे बढ़ता है। असई की शक्ति ने उसे फिर से जिंदा कर डाला। तभी ताकानोरी नाजुमी भागते हुए उनकी ओर आते हैं। हरुतो ने वो हर दर्द देना चाहता है जो उन्होंने असई और नाजुमी को दिए हैं। नॉइसिस के लोग कुछ ज्यादा ही बेशर्म है। उन्होंने लिंक्ड सेंस ऑटोपिया का यूज किया जिससे हर तरफ से कुरियर निकालकर सुबारू का खून डालेंगे और असई समेत उसके सारे दोस्त असली दुनिया से गायब हो जाएंगे। फायर करते ही हरुतो व्हाइट लाइट से अपने बीस्ट को उनकी ओर छोड़ता है जिससे दुश्मनों को अपनी नानी याद आ जाती है और इस तरह सुबारू एक और जीत अपने नाम करती है। फिर सभी साथी आपस में एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं, पर नाजुमी अपनी करनी पर काफी शर्मिंदा। अच्छी बात यह है कि यही उसका असली नेचर है। असई ने उसे गले से लगा कहा कि तुम अभी भी पहले जैसे ही उड़ू हो। नाजुमी जाने अनजाने में सत्सुकी को कुछ काफी सुना बैठती है, पर ये वो नहीं उसके अंदर डाली गई बुराई बोल रही थी। अनिशा सुबारू के हर एक मेंबर के साथ आने का इंतजार कर रही थी। वैसे तो अनिशा ने उनकी जान बचाई है, पर अभी भी उन्हें कई राज अनिशा से जानने हैं। अनिशा ने फिर प्लेंडिस तलवार के मयाल उन्हें दिखाई जिससे वापस करने के लिए वो वापस आई है। हरुतो ने पूछा कि सुबारू तो सिर्फ 6 लोगों की टीम है, पर प्लेंडिस के ऊपर 7 स्टोन्स क्यों है। दरअसल प्लेंडिस 7 बहनों की बनाई तलवार है और सुबारू एक स्टार सिस्टम है। कुछ लोगों को 6 स्टार दिखते हैं और कुछ लोगों को 7। अपनी बात कहकर अनिशा वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद हम नाजुमी को देखते हैं जिससे ताकानोरी आकर उठाता है। वो अपना वादा नहीं भूला, पर उसे नाजुमी के पेरेंट्स को भी समझाना पड़ेगा। नाजुमी बड़े प्यार से उसे शांत करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। क्लाइव का मिशन भी पूरा हुआ। वो सब कल एक और बार फिर से मिलने वाले हैं। हरुतो असई का एहसान कभी नहीं भूलेगा। आखिर उसके विश्वास ने साबुरो को फिर से एक कर दिया। हरुनो अपने भाई को देर रात तक जागते देखकर उससे कारण पूछती है क्योंकि वो तो अपने टेस्ट के लिए पढ़ रही थी। आज हरुनो को हरुतो में काफी बदलाव दिखा क्योंकि अब उसके साथ है। अगली सुबह असई दौड़ते हुए अपने साथियों से मिलने आती है, पर पहले उनकी नया बेस तैयार करना होगा। नाजुमी इस बार पहले से भी अच्छा बेस तैयार करेगी जिसके लिए असई भी काफी एक्साइटेड है।
अब उनकी इस मुस्कुराहट का ध्यान रखना उनका दोस्तों की जिम्मेदारी है। हारुतो जान चुका है कि सुबारू 6 नहीं बल्कि 7 सेंसेस का मेल है, जिसमें अनीशा भी शामिल है जो हमेशा से उनके साथ ही थी। अब सुबारू के लेजेंड्स बनने की एक नई शुरुआत होगी। तो इस सीरीज में इतना ही। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।